बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज बड़ी ज़रूरी चीज़ आपसे डिस्कस करनी है और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने माइंड भी कर जाना है। पहले से ही सॉरी कर रही हूँ। मुझे पता है इस वक्त सब स्क्रीन को घूर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या करने वाली है, क्या कहने वाली है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं करने वाली, लेकिन एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ जो पहले के वक्तों और आज के वक्तों में मुख्तलिफ है। अब आप कहेंगे कि पुराने ज़मानों की तो ऐसे बात करती हूँ कि जैसे 1902 में मैं खुद पैदा हुई थी। अब तो ऐसा ही लगता है कि 1902 में ही पैदा हुई थी। लेकिन देखिए व्यूअर्स, जहाँ पे बड़े होते हुए जब हम छोटे थे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो शायद थोड़ी, ये भी कह सकते हैं कि दकियानूसी थी, या जो बुरी चीज़ें थी, या जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं थी, जो नई जनरेशन ने आके चेंजेस लाए और उन चेंजेस की वजह से बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई लाइफ के अंदर। जैसे कि एक जो बुलिंग का एलिमेंट होता था, या घरों में जो बड़े हैं वो ओवरली इन्वॉल्व हो जाते थे बच्चों की फैमिली, बच्चों के मैटर्स के अंदर। मैरिड लाइफ में घर के बड़े बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब चेंज हुई हैं एंड फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। लेकिन एक चीज़ जो हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखी, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, वो हैं फ़ोन मैनर्स। अब आप कहेंगे फ़ोन मैनर्स क्या हैं? अभी बताती हूँ। फ़ोन मैनर्स यानी कि फ़ोन को इस्तेमाल करने की तमीज़ हम में से कितनों में है, ये एक्चुअली सोचने की बात है। देखिए, फ़ोन सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता था। आप कॉल करते थे और किसी से आपने बात करनी होती थी, बात करते थे। आई रिमेंबर एक वक्त होता था जब वो ऐसे ऐसे करके डायल करने वाले फ़ोन होते थे और वो बड़ा सा एक चीज़ आप कहाँ, अब तो बड़े लोगों ने डेकोरेशन के तौर पे अपने घरों में रखा हुआ है, डेकोरेशन पीसेज या एंटीक के तौर पे। फिर वो फ़ोन चेंज हुए और वो बटनों वाले फ़ोन की तरफ आए। उसी के साथ साथ और कॉर्डलेस फ़ोन्स आना शुरू हो गए। कॉर्डलेस फ़ोन्स के साथ फिर रेगुलर मोबाइल फ़ोन्स आना शुरू हो गए। ऐसे करके वो खुलते थे और इतने बड़े बड़े वो होते थे। रिमेंबर पार्कटेल का इतना बड़ा फ़ोन होता था। ये सारी चीज़ें आई। हम लोगों ने कहा कि चलो आसानी हो जाएगी। अब हमें घर पे होना पड़ता था किसी से फ़ोन पे बात करने के लिए, अब हम कहीं पे भी बैठ के फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फिर वो फ़ोन जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन की डिवाइस नहीं रहा, वो हमारी पर्सनैलिटी की एक रिफ्लेक्शन बन गया। हुआ ये कि आज इंसान स्मार्टफोन को यूज़ करता है मगर उसमें कोई स्मार्ट बिहेवियर नहीं इस्तेमाल करता। बिहेवियर हमारा बड़ा ही कोई अजीब सा होता है। सबसे पहली बात तो महफिल में फ़ोन यूज़ करने के कुछ आदाब होते हैं। महफिल में बैठ के फ़ोन पर ऊंची ऊंची बातें करना सिर्फ बदतमीज़ी नहीं होती बल्कि दूसरों को डिस्टर्ब भी करती है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, अजीबो गरीब किस्म की रिंगटोन, कभी कभी लोगों ने बड़ी वाहियात और बड़ी रिडिकुलस किस्म की रिंगटोन रखी हुई होती है और वो जब फ़ोन बजता है किसी जगह पे बैठे हुए, चाहे ऑफिस में कोई मीटिंग हो या कोई ख़ानदान में बड़ी सीरियस चीज़ डिस्कस हो रही हो, तो वो जब रिंगटोन बजती है और वो कोई फजूल सी होती है या कोई ऊट पटांग उसमें आवाज़ें निकल रही होती हैं, तो वो बड़ा ऑफेंसिव हो जाता है और प्रोफेशनलिज्म आपका उससे बड़ा बुरी तरह मुतासिर होता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जुगन तुम्हारे फ़ोन की कभी हमने आवाज़ नहीं सुनी। व्यूअर्स, एक ये फ़ोन है और एक मेरा बिल्कुल काम का फ़ोन है जिस पे टोटल मेरी काम की कम्युनिकेशन होती है और ये मेरा पर्सनल फ़ोन होता है। ये इसलिए मैंने साथ रखा होता है कि कई बच्चों के स्कूल से लाइव शो के दौरान या कोई इस तरह की चीज़ हो तो मैं फ़ौरन ब्रेक के दौरान रिस्पॉन्ड कर सकूँ, और या अगर कोई चीज़ रिसर्च करनी हो तो ऑलमोस्ट लाइक अ टैब मैं इसको यूज़ करती हूँ। आप कभी इसकी बेल नहीं सुनेंगे। आप इसलिए इसकी बेल नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरी रिंगटोन हमेशा ऑफ होती है, क्योंकि कभी लाइव शो चल रहा होता है, कभी मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, कभी मैं बच्चों के साथ खेल रही होती हूँ, कभी मैं फैमिली के साथ बैठी होती हूँ, कभी किसी शूट पे गई हुई होती हूँ, ड्रामे के शूट पे। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग शूटिंग कर रहे होते हैं और कोई बड़ा इंटेंस सीन चल रहा होगा और बीच में किसी का फ़ोन बज जाएगा क्योंकि किसी ने रिंगर ही नहीं ऑफ किया। तो एक तो अजीबोगरीब रिंगटोन और उसके साथ साथ रिंगर को फुल वॉल्यूम के ऊपर ऑन रखना। अल्लाह माफ़ी दे, पिछले दिनों मैं एक जगह पे गई जहाँ पे जनाजा था और बड़ी ही यंग डेथ हुई थी और बड़ी ही अफसोसनाक सिचुएशन थी। जनाजा पढ़ा जा रहा है, मतलब उस वक्त मतलब जो कारी साहब थे वो कुछ मतलब आयात पढ़ रहे थे, जनाजा पढ़वा रहे थे, दुआ करवा रहे थे। उसके दौरान एटलीस्ट कोई 3 लोगों का फ़ोन बजा और फुल वॉल्यूम पे बजा और 2 लोगों ने तो फ़ोन, एक बंदे ने तो फ़ोन बंद कर दिया। उसमें से 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने फ़ोन पे बात करनी शुरू कर दी और जनाजा उस वक्त पढ़ा जा रहा है और ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, हाँ मैं करती हूँ, हाँ मैं कर रही हूँ कॉल, वो मैं जनाजे पे आई हूँ, और सब सुन रहे हैं। आप सोचें कि जिसकी फैमिली में डेथ हुई हुई है उसके लिए कितना ये अपसेटिंग सिचुएशन है। इसी तरह निकाह पढ़ा जा रहा होता है, बीच में लोगों के फ़ोन बज रहे होते हैं। अच्छा, कॉल मिस हो जाए
तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। ये भी एक मैनर्स का हिस्सा है कि भाई अगर आपने कॉल किया और अगर आपकी कॉल नहीं मिली या किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, देखिए जस्ट बिकॉज फ़ोन आपके पास होता है। अब व्यूअर्स, अभी इस वक्त इस सेकंड भी अगर मेरा फ़ोन आना शुरू हो जाए तो क्या मैं मॉर्निंग शो छोड़ के फ़ोन अटेंड करूँगी? नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि बदतमीज़ी है, गुस्ताखी है, और मेरा व्यूअर भी कहेगा कि भी बीबी अगर तूने फ़ोन ही अटेंड करना था तो फिर मॉर्निंग शो आज ना करती, राइट? तो अगर मैं मॉर्निंग शो में लाइव इस तरह कॉल नहीं अटेंड कर सकती गुफ्तगू के बीच में आप लोगों से बात करते हुए, तो उसी तरह मोबाइल को अगर आपकी कॉल मिस हो जाती है, लाइक कोई आपको कॉल करता है और उसकी कॉल मिस हो जाती है, तो उस बंदे का नाराज़ होना, अच्छा उसके साथ साथ बार बार फिर फ़ोन करना कि अगर अभी मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो 70 उसके बाद फिर फ़ोन और आएंगे उसी नंबर से कि भाई बात करनी है। अगर उस वक्त कॉल मिस हो गई, घंटा डेढ़ तो दे दे कि अगला बंदा आपको रिस्पॉन्ड कर ले। कभी कोई इमरजेंसी में होता है, कभी जहाज़ में होता है, 100 और मामला चल रहे होते हैं, ट्रैवलिंग पे होता है, कोई पर्सनल मसला देख रहा होता है, बीमार होता है। और बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपने मिस कॉल दी, अगले ने नहीं उठाया, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या SMS कर दें या वॉइस नोट कर दें कि जी फ़ोन किया, प्लीज़ कॉल बैक कर लें। अच्छा, महफिल में बैठकर फ़ोन को यूज़ करना और लोगों को इग्नोर करना, एक तो ये है कि महफिल में फ़ोन आया और आपने अटेंड कर लिया, एक है कि आप बैठे हुए हैं, अब 10 लोग इस तरह आपस में बैठे हुए हैं और सारे बैठे हुए हैं और सारे फ़ोनों पे बात कर रहे हैं, बड़ा ही ऑड लगता है। अच्छा, फ़ोन पे बात भी नहीं कर रहे तो अपने फ़ोन के ऊपर कोई गेम खेल रहे हैं, इतनी बदतमीज़ी होती है। बड़े भी यही चीज़ कर रहे होते हैं, उन्हीं को देख के फिर बच्चे करते। छोटा सा 4 साल का बच्चा सोफे पर टांगे ऊपर करके लेटा हुआ है, लटका हुआ है सोफे से और अपने फ़ोन के ऊपर खेल रहा है। ये हर दूसरे घर की कहानी है। सवाल ये है कि क्या मोबाइल इतनी छोटी उम्र पे बच्चे के हाथ पे होना चाहिए, और स्पेशली एक 4, 5, 6 साल के बच्चे को। हम तो 6 माह के बच्चे, 3 माह के बच्चे के सामने फ़ोन लगा के मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ दिखा रहे होते हैं बच्चों को, जबकि बच्चों को ये चीज़ें बिल्कुल भी कम अज़ कम मिनिमम 13 साल से पहले तो देने ही नहीं चाहिए फ़ोन्स। लेकिन खैर ये भी एक प्रॉब्लम। अच्छा, फिर लंबे लंबे वॉइस नोट, हाय और रब्बा व्यूअर्स, 6-6 मिनट के, 8-8 मिनट के वॉइस नोट करें, ज़रूर करें। देखिए, या तो जैसे मेरी और मामा की अगर गप लग रही है और मामा को मैंने 3-4 मिनट का वॉइस नोट भेजा, ऑब्वियसली मामा का भी 3-4 मिनट का जवाब आएगा, फिर मैं करूँगी, वो एक गुफ्तगू चल रही है माँ बेटी के बीच में। लेकिन काम का बंदा मैसेज कर रहा है या कोई रिलेटिव भी आपको मैसेज कर रहा है और आपको 8 मिनट का वॉइस नोट भेज रहे हैं। व्यूअर्स, अगर एक बंदे के पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है तो 8 मिनट का वॉइस नोट वो बेचारा इंसान कब और कैसे सुनेगा? या तो आपसे कोई सवाल ऐसा किया हो ना जिस पे आपको लेंथी जवाब देना है, तो 8 मिनट की कंसिस्टेंट लगातार गुफ्तगू कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। अच्छा, उसके साथ लेट नाइट कॉल्स और लेट नाइट मैसेजेस। व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट नाइट कॉलें कर करके मतलब मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप रात के 2 बजे जागे हुए हैं तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि दूसरा बंदा भी जी रात के 2 बजे तक जागा हुआ होगा आपके इंतज़ार में। मेरी तो सबसे ज़्यादा, जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की व्यूअर्स, लड़ाई ही इस बात पे होती थी प्रोडक्शन के लोगों से कि जी सत्ती सवेरे मतलब रात के 2 बजे आप मुझे कॉल कर रहे हैं, सुबह मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, मेरा बच्चा हमजा छोटा है, आप रात को 10 बजे के बाद मुझे मत कॉल करें। तो अब सबको पता है कि रात को 10 बजे के बाद जुगन ने कॉल नहीं अटेंड करनी और ना ही मैंने कोई मैसेजेस का जवाब देना है। हाँ, मॉर्निंग शो की टीम के अलावा, क्योंकि लाइव शो होता है, कभी कभी रात के 3 बजे भी हमें पता चल रहा होता है, तो मैंने इसीलिए एक फ़ोन सेपरेट रखा हुआ है और उस फ़ोन को मैं अगर बाथरूम जाऊँ या कोई किसी चीज़ के लिए उठूँ या कोई बात हो तो चेक कर लेती हूँ, लेकिन रिंगटोन ऑफ करके सोती हूँ। तो जब लोग आपको रात के 2-2 बजे 4-4 बजे फ़ोने कर रहे होते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए, और इस चीज़ का ख्याल वो लोग जो इंटरनेशनली बाहर रहते हैं उनको भी करना चाहिए। बुज़ुर्ग रात को सो रहे होते हैं, बेटे का फ़ोन आ रहा है सुबह के 2 बजे, सुबह के 3 बजे, सो टाइमिंग्स भी ऐसे एडजस्ट करने चाहिए कि अगला बंदा डिस्टर्ब ना हो। और फाइनली, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं व्यूअर्स पॉइंट आउट करना चाहती हूँ वो है प्राइवेसी को, यानी कि इंसान के पर्सनल लाइफ और पर्सनल मैटर्स को प्राइवेट रहने देना। देखिए व्यूअर्स, मोबाइल फ़ोन में हमारी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड्स और अपने डेबिट कार्ड्स वगैरह के उसमें डाला होता है, कुछ लोगों ने अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाली होती है, आईडी कार्ड की कॉपियाँ लोगों ने अपने फ़ोन में कॉपी रखी होती है, पासवर्ड। तो अपने फ़ोन के ऊपर पासवर्ड रखना और उसको लॉक रखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब घर वाले पर्सनल फ़ोन्स में घुसते हैं, इसमें चाहे वो माँ बाप हों, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे इसमें बच्चे हों,
मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं कि वो अम्मी बैठी हुई है तो माँ का फ़ोन खोला और माँ के प्राइवेट मैसेजेस पढ़ने शुरू कर लिए। तो जिस तरह किसी के फ़ोन पे गुफ्तगू सुनना बदतमीज़ी है, उसी तरह किसी के प्राइवेट मैसेजेस को पढ़ना और किसी के फ़ोन को अनलॉक करके उसके अंदर घुस के इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत 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 शदीद गलत बात है। ये मियाँ बीवी में मैंने बहुत इशू देखा है कि हस्बैंड और वाइफ की प्रॉपर लड़ाई जंगो-जदल चला हुआ है कि भाई क्यों इसको मैं समझाएं, ये मेरा मोबाइल क्यों चेक करती है। बीवी नाराज हो रही है कि ये मेरा हस्बैंड मेरा मोबाइल क्यों चेक करता है, मैं उसका मियाँ हूं, मैं जो मर्जी करूं। आई एम सॉरी, आप जो मर्जी नहीं कर सकते हैं। मोबाइल एक पर्सनल चीज़ है, ये आपकी पर्सनल यूज़ की डिवाइस है। अगर आपका इतना कंफर्ट जोन है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के फ़ोन को और मैसेजेस को, जिस तरह मैं मेरे हस्बैंड को मेरा फ़ोन का पासवर्ड भी पड़ा है, लेकिन मजाल है कि कभी फैसल ने विदाउट परमिशन या मेरे कहे बगैर मेरे फ़ोन को हाथ लगाया। एंड मैं आपको 100% ये वसूख के साथ बता रही हूँ, मैंने आज तक मुड़ के कभी अपने फैसल का अगर कोई मैसेज भी आता है तो मैं कभी स्क्रीन को नहीं देखती कि क्या लिखा हुआ है और किसने मैसेज किया। भाई अगर आपका अपने मियाँ पे या अपनी बीवी पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो मोबाइल पे किससे बात कर रहे हैं और क्या मैसेजेस कर रहे हैं, तो आपके ताल्लुक़ में प्रॉब्लम है। और चीज़ों को चेक कर करके इन्वेस्टिगेशन से रिलेशनशिप सिर्फ ख़राब होती हैं और आपस में प्राइवेसी एक दूसरे की ख़राब होती है। देखिए, जिस तरह ख़त अगर डाक में आता है तो कानूनी तौर पे मियाँ की डाक बीवी नहीं खोल सकती, बीवी की डाक मियाँ नहीं खोल सकता, तो डाक तक नहीं खोल सकते। तो जब आप एक दूसरे के फ़ोनों में घुस के एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो लड़ाइयाँ तो होंगी। ताल्लुक़ को मजबूत करें, चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा ना करें, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। एक लिस्ट है ऑफ थिंग्स। आजकल कोई आपस में फैमिलीज़ की कम्युनिकेशन ही नहीं रही। खाने के टेबल पे बैठ के खाना खा रही है पूरी फैमिली और कोई एक बंदा दूसरे से बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं। और मसला ये है कि अगर बाप और माँ ही मोबाइल पे लगे होंगे तो किस पोजीशन में है कि अपने बच्चों को कहें कि मोबाइल छोड़ो। माँ बाप तो कहते हैं अच्छा है कि बच्चे बिजी हो गए, वो भी अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं तो हम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। लेकिन मसला ये है कि फिर यही बच्चे जब घर में मेहमान आए हुए होते हैं और 15 लोग बैठे होते हैं और आपके ही बच्चे जब मोबाइल पे लगे हुए अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं और आप डांट रहे होते हैं और बेइज्जतियां करते, छोड़ भी दो मोबाइल, तो बच्चे अपने कमरों में और बाथरूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेते हैं कि फ़ोन की जान ना छोड़नी पड़े। तो ये आदतें किसने डाली हैं व्यूअर्स? ये हमने ही डाली हैं। मैं जब हमजा को कहती हूँ ना बेटा फ़ोन छोड़ो, तो वो छोड़ देता है क्योंकि उसको पता है मामा ने फ़ोन नहीं पकड़ा हुआ सामने उनकी दादी के बैठ के। खाने के टेबल पे हम सब बैठते हैं, जब मेरे इन लॉज पे लंच टाइम, वो हम संडे लंच का हमारा अक्सर होता है प्लान, एवरी संडे को जाते हैं, तो सब अपने मोबाइल अपने बैग्स में या बाहर छोड़ के आते हैं। कोई बंदा मोबाइल टेबल पे अटेंड नहीं करता और फ़ोन आ भी जाए तो अटेंड करने की इजाज़त नहीं है। क्या कितना फ़र्क पड़ जाता है? घंटा 1.5 घंटा। लेकिन आपस में एटलीस्ट फैमिली की कोई बॉन्डिंग होती है, कोई बातचीत होती है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का एक सिंपल सा उसूल था मम्मी का। मम्मी कहती हैं कि भाई अगर टेबल पे बैठ के फ़ोन ही यूज़ करना है तो हम लोग क्यों, मैं सब अपने अपने घरों से, कोई गुलबर्ग से आ रहा है, कोई हम लोग DHA से आ रहे हैं, कोई मॉडल टाउन से आ रहा है, पूरे लाहौर से सारे जमा होकर एक जगह पे बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए, और अगर अपने फ़ोन को यूज़ करना है तो घरों पर यूज़ करो। और बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन व्यूअर्स ये रूल्स हम सब ने इम्प्लीमेंट करने हैं और फ़ोन यूज़ करने की बेसिक तमीज़ और बेसिक जो मैनर्स हैं वो सीखने हमने खुद हैं ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। आइए हमारे साथ शेफ़ सैयदा नूर हैदर हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगी? हम सिर्फ ये बात करते हैं कि टेबल पे बैठ के सब आपस में फ़ोनों पे लगे रहते हैं, बट फ़ोन यूज़ करने की एक तमीज़ होती है। ये बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी है कि आप टेबल पे सब बैठे हुए हैं और आप खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आप जो है अपने फ़ोन यूज़ कर रही हैं, तो फिर आपको इकट्ठे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आपको इतनी मतलब होनी चाहिए स्ट्रिक्टनेस बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, मतलब बच्चों के लिए। अगर माँ बाप ना यूज़ करें तो थोड़ी देर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। बट बात ये ना कि देखिए जो चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं वो आप बच्चों को नहीं रोक सकते। अब पब्लिक में मेरी बड़ी दफ़ा इस बात पे आर्ग्यूमेंट हुई है, अपने मतलब कुछ जानने वाले या रिलेटिव्स वगैरह, नाम नहीं लूँगी, कि भाई शादी पे गए हुए हैं, 10 लोगों के साथ बैठे हुए हैं और अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो क्या सिर्फ मुंह दिखाने के लिए गए हुए थे या सिर्फ और वीडियोस बना रहे हैं? अच्छा, फंक्शन को अटेंड नहीं करना, फंक्शन को एंजॉय नहीं करना, सिर्फ अपनी सोशल मीडिया के ऊपर फुटेज बनानी है। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लोग जाते हैं, शादी अटेंड करते हैं, पूरी फुटेज बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसकी शादी होती है उनसे मुलाकात भी नहीं करते। सही कह रही हैं। या दूल्हा दुल्हन को बस टॉर्चर करना है कि खड़े हो और हमारे साथ 10-15 वीडियोस बनाओ ताकि हम बार बार इसको लगा सकें। ओ भाई,
जिसकी खुशी में शामिल हो रहे हो उससे तो बातें कर लो। मोबाइल तो आपके पास है, वो तो आपकी चीज़ है, आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं जा रहे हैं बाहर तो आप इंजॉय करें ना। मतलब हमने व्यूअर्स मोमेंट्स को एंजॉय करना छोड़ दिया है, मोमेंट्स को क्रिएट करना छोड़ दिया है। जो चीज़ क्रिएट करते हैं वो सोशल मीडिया के लिए करते हैं, और वही फ़ोन जिसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करें तो आपको तालीम में, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट कर सकता है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन का जो एक डिवाइस है वो अब एक ज़िंदगी का वबाल, एक अजाब बन गया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शेफ़ नूर हमारे साथ हैं, किचन में रेसिपी भी बनाएंगे और साथ साथ बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में और लग रहा है कि आज शेफ़ नूर ने कोई एक्स्ट्रा ही काम करवाना है मेरे से तो मैंने कहा मैं ज़रा आ जाऊँ। हाँ जी बताइए जी, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी। ठीक है। जिसके लिए हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है और इसको हम अलग से टिक्के यहाँ पे फ्राई करेंगे और यहाँ सारा पे हम मसाला ग्रेवी डाल दूँ बनाएंगे। इसका? अलग-अलग तो नहीं डालने पीसेस? नहीं, हाँ डाल के इसको, हाँ जी ठीक है, इसको हाँ हमने जी ज़रा फैला दीजिएगा। ठीक है। ये हमने सबसे पहले तो मैरिनेटेड चिकन को जो है वो ऑयल में डाल दिया। हमने बड़ी देचकी का इसलिए इस्तेमाल किया ताकि प्रॉपर तरीके से वो कुक हो जाए। ठीक है, ये हमने ये कर दिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं क्या काम स्टार्ट करूँ ऑयल डालें और ताकि प्याज, हाँ आप जो जी। हैं वो फिर अपनी बाकी चीज़ों की तरफ आ जाए। अभी हमने अनियंस को फ्राई जी किया और ये हम बना रहे हैं मसाला चिकन के लिए, राइट? जी। लाइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकड़ी का चम्मच। हाँ जी, अब आप आ जाइए ज़रा अपनी उसकी तरफ, अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ, ताकि हम फिर अपने काम को अच्छे तरीके से, साथ में मैं भी आपकी हेल्प करती जाऊंगी तो हमारा काम जो है वो जल्दी हो से जाएगा। डन जी, मैं रेसिपी बोलती हूँ जी। चिकन तंदूरी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी के लिए मैरिनेशन के लिए चाहिए जी मुर्ग का गोश्त 1.5 किलो, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, दही आधा किलो, कश्मीरी सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, फूड कलर अगर आप डालना चाहते हैं ऑप्शनल तो ये ऑरेंज रेड फूड कलर आप डाल सकते हैं, अगर नहीं स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला 1 चाय का चम्मच। अच्छा जी, इसको हमने फुल नाइट जो है वो मैरिनेट कर दिया है। चिकन को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और दही में सारे मसाले डाल के हमने इसको मैरिनेट कर लिया और हमने ऑयल डाल के अब इसको पैन फ्राई कर रहे हैं कि इसमें कलर भी आ जाए और चिकन जो है वो हाफ डन हो जाए। और ग्रेवी के लिए चाहिए जी हमें तेल हस्बे ज़रूरत, और इसमें क्रीम चाहिए 3/4 कप, साबुत गरम मसाला हस्बे जायका, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा 1.5 खाने का चम्मच, बड़ी इलायची 6 अदद, दालचीनी 3 स्टिक, सुर्ख मिर्च साबुत 6 से 9 अदद, टमाटर 6 अदद, इसको हमने चॉपर राइस कर लेना है, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च साबुत 6 अदद और नमक हस्बे जायका, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और हरा धनिया आधा कप। ये हमारा एंड में डलेगा जब हम ग्रेवी बना लेंगे, चिकन में ग्रेवी डाल देंगे तो उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। और इसके लिए अब हम फिस्टा सैलेड के लिए हमें चाहिए अच्छा एक सेकेंड, अब मैं जो अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ चीज़ वो ये है कि अभी बेसिकली हम इसको कुक करेंगे जी, ठीक है जी। इसमें से ये प्याज ब्राउन करने हैं प्रॉपर जी, प्रॉपर ब्राउन करके और इसमें हमने ये अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी हाँ है जी। और उसके बाद इसमें टमाटर भी जाएंगे जी, ये चॉपर राइस किए हुए हैं, चॉप राइस किए हुए। अच्छा जी, चिकन हमें चाहिए बॉयल एंड चॉप्ड 1 कप, टमाटर जो है वो 2 अदद है, इसके सीड्स निकाल लीजिएगा, आइसबर्ग ग्लेटर 2 कप हैं, कॉर्न्स 1 कप हैं, सुर्ख लोबिया 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, गाजर 2 अदद, सेब 1 कप, पपीता 1 कप, मैक्रोनी 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, पाइनएप्पल आधा कप। ये ऑप्शनल है जो फ्रूट्स डालना चाहते हैं। वैसे जब सीज़न में होंगे तो अब मैंगो, लीची और पाइनएप्पल डलेगा, ये 3 चीज़ें डलेंगी, ठीक है जी। और हम अब डाल रहे हैं इसकी जगह पपाया और साथ हम डाल रहे हैं एप्पल, क्योंकि सीज़न में ये फ्रूट थे और ये जो है सैलेड में यूज़ भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी हम और फ्रूट्स नहीं डाल रहे। और इसमें हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच और चिली सॉस 2 खाने के चम्मच है जी। अब देखिए ना, ये सैलेड भी अगर आप देखें, चिकन, लोबिया, चने, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको देंगी प्रोटीन, जी ठीक है। साथ में लोबिया में और चने में भी
बहुत अच्छी मिकदार में अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाँ साथ जी। में आपने ये डाल दिया। तो अगर किसी ने ज़रा लाइटर मील की तरफ जाना है और बहुत हैवी नहीं खाना, तो जस्ट ये सैलेड विद चिकन भी, जिस तरह ये बॉइल्ड चिकन डाल रहे हैं, एक बेहतरीन मील है। Full meal आपने है, छोटा सा एक बॉक्स इस साइज़ का एक टिफ़िन लिया, उसके अंदर ये पूरा सैलेड डाला और आप ऑफिस ले गए, आपको कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक ये है ना? खराब भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब लेमन जूस डल जाता है ना, तो ना वेजिटेबल काली होती हैं और ना ही फ्रूट्स हमारे काला होता है। बिल्कुल। तो इसमें आप ऑप्शनल जो है, ये जब मैंगो का सीज़न होगा तो तब भी बना के देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। मैंगो और लीची जब हम डालेंगे तो उसकी वजह से बहुत मज़े का ये बनेगा। बट आप इसमें किन्नू भी डाल सकते हैं। जी, वो मैं ना लेके आई हूँ किन्नू मैं डालूंगी नहीं इसको, मैं ना डेकोरेशन के लिए इसको हाँ। इसको साथ बट काट आप के ना किन्नू करके, वगैरह हाँ जी, भी हाँ जी, डाल किन्नू वगैरह सकते डाल हैं, सकते हैं। तो हाँ जी। उससे भी बड़ी अच्छी लुक जी, आ जाती बिल्कुल। है। यहाँ पे हम अपनी चिकन को कर रहे हैं कुक। अच्छा, इसको कितनी देर हमने इसके अंदर हमने इस तरह? इसमें ये पानी ड्राई हो जाएगा और इसमें कलर आ जाएगा। अच्छा, सो बेसिकली इसके हाँ पानी जी। को ड्राई करके इसको ऑलमोस्ट जैसे कि आप कुक कर रहे हैं, प्री कुक कर रहे हैं, जी, और एंड में इसको मसाले में एक तरह से टॉस। ये हमारा मसाला है, जिसमें हमारी दालचीनी है, जीरा है, सब छोटी इलायची है और काली मिर्च है, ये इसी में डाल देंगे। अभी प्याज के डाल साथ। दूं? हाँ जी, अभी डाल दें। ऑलरेडी? हाँ जी, अच्छा, साथ ही हमारा ये ना क्रैकर भी हो जाएगा और साथ जो है ना हमारा वो ये भी हो प्याज जाएगा। भी हाँ जी। हमारा हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक चीज़ बड़ा गलत करते हैं लोग, गरम मसाले को ना प्रॉपर तरीके से वो नहीं। अच्छा, एक और चीज़, फ़ोन के अगर हम मैनर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो एक मैनर्स ये भी आते हैं कि आपको इतनी कॉमन सेंस और लॉजिक होनी चाहिए कि आप किस किस्म का कंटेंट जो है वो अपने फ़ोनों से अपलोड कर रहे हैं। देखिए, फ़ोन ही होती है ना वो डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो एक फ़ोन के मैनर्स का हिस्सा ये भी है कि अगर आप किसी की वीडियो बना रहे हैं या किसी को अपनी वीडियो या किसी भी चीज़ के अंदर ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आप उससे पूछ तो लें, इजाज़त तो ले लें। लेकिन- कितना बुरा लगता है शेफ नूर के हाँ जैसे जी। कि हम बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं, हाँ जी। मुंह पे खाना लगा हुआ है, हालत खराब हुई जी, है, कोई बिल्कुल। आपके आके वीडियो बना के उसको लगा दे। ये बहुत ही आपको बैड पता है- मैनर्स हैं, बैड नहीं, मैनर्स। बहुत बैड मैनर्स है कि आप किसी की इजाज़त के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर उनकी वीडियो या फुटेज या कोई चीज़ बना रहे हैं। ये बहुत बुरी आदत है व्यूअर्स, और इस चीज़ को प्लीज़ जितना मैक्सिमम अवॉइड कर सकते हैं करें। मैंने नोटिस किया कि आजकल यंग बच्चे जो है ना, बिल्कुल नहीं ख्याल करते कि वो क्या चीज़ लगा रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, टीचर कोई चीज़ कर रही है स्कूल में, क्लासरूम में, उसकी वीडियो बना के फिर उसका मजाक उड़ाते हुए चीज़ों को अपलोड कर देना। ये बहुत गलत बात है। ये आपके घर से सारी चीज़ें मिलती हैं, बस मैं तो नहीं, ये शादी पे आप जा रहे हैं। अच्छा, हाँ अब जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारी फैमिली में एक शादी हुई। अच्छा, वहाँ पे हमारी मेरी एक नीस है, उसको बड़ा शौक है फुटेज वगैरह, ये वो वटेवर। अच्छा, उनमें से हमारे रिलेटिव में एक खातून ऐसी हैं जिनकी बेटी की ना उसमें अच्छा। उस दौरान उन्होंने जब फुटेज वगैरह चीज़ें मंगाई तो उसकी तस्वीर लगा दी और उसकी भी साथ में वीडियोस बना के लगा दी। माँ से पूछा ही नहीं, इतनी गलत माँ बात से है। पूछा ही नहीं, उसकी बच्ची की तस्वीरें बनाई, वीडियोस लगाई, सारा कुछ किया और फिर लगाने के बाद जब उसे पूछा कि ये तुमने किसकी इजाज़त से लगाया, तो उसने कहा क्या, मतलब शादी है ऑब्वियसली लोग फुटेज तो बनाते। मैंने कहा भाई, तुमने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी की औलाद की उसकी अम्मी इतनी नाराज़ हुई, वो घर आई, उन्होंने डिलीट करवाया उसके प्लेटफॉर्म से सारी, और वो यही कह रही थी कि अब रैंडम लोग मेरी बच्ची की वीडियोस लगा रहे हैं। कितनी गलत बात है। रैंडम लोग, मतलब वो तो लगाया उस लड़की ने, उसके बस और भी बहुत से लोगों ने लगानी शुरू कर दी। कुछ मैगजीन्स ने भी पिकअप कर लिया कि फलां की बेटी कितनी क्यूट ये वो। अब बात ये है कि देखिए व्यूअर्स, आपने किसी की भी इमेज, किसी की भी चीज़ कहीं पे लगानी है तो आपने उनसे पूछ के लगानी है। जी, पूछे बगैर तो आप ये कुछ भी नहीं कहाँ कर की सकते हो। इंसानियत है कि आप किसी से ना पूछ रहे हैं, ना उनका ओपिनियन ले रहे हैं, ना आप देख रहे हैं कि ये करेक्ट बिहेवियर है कि नहीं है, बस आप करते चले जा रहे हैं गलत पे गलत काम। ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल। और किसी की इजाज़त के बगैर उनकी इमेज, उनकी फुटेज को आप, हम एज सेलिब्रिटीज़, अगर मेरी कोई फुटेज या चीज़, इस तरह उस दिन किसी ने मेरी और ज़ैनब गोंदल की एक वीडियो थी, उसको ना अपने प्रोडक्ट्स के साथ ना वो वीडियो लगा दी और कहा कि अगर आपको ये वाली चीज़ चाहिए तो आप हमसे खरीदें। ज़ैनब और मैंने दोनों ने राब्ता किया और कहा कि आप हमारी तस्वीर और हमारी इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं इजाज़त के बगैर। अब हम आपके खिलाफ पुलिस केस करेंगे क्योंकि पुलिस के मतलब केस बनता है। बिल्कुल बनता है। मैं आपकी फुटेज को आपकी इजाज़त के बगैर आपसे पूछे, गलत बात है यार। सो ये भी एक बिहेवियर की बात होती है। कितना डाल? सारा डाल दें, सारा डाल। क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ है और इसलिए सारा डाल दें। सारा का सारा आपका बिहेवियर जो है वो इन्हीं चीज़ों पे तो रिलाई करता है कि आप किस तरीके से आप इजाज़त लेते हैं। अच्छा, सेल्फी भी लो किसी ने खींचनी है तो किसी से पूछना नहीं है कि जी आपकी सेल्फी खींच लें, तस्वीर ले लें, कुछ कर लें।
नहीं, आके खींच लेंगे। मुझे याद है इसी तरह मेरे सर पे एक दफ़ा तेल लगा हुआ था, मेरे साथ नूर और हसन दोनों थे। अजीब मेरी हालत ख़राब हो, जो कहते हैं ना कि बंदे का हाल बेहाल हुआ है, बच्चे संभाल रही हूँ साथ में, हालत भी ख़राब हुई भी है। अच्छा मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे मेरे पास आके एक बच्ची और उसके साथ फ्रेंड्स जो हैं वो आके खड़ी हो गई और मेरे से पूछे बगैर ही मैं ऐसे करके ना अगर सामान उठा रही हूँ तो यहाँ पे खड़ी होके लड़की, यहाँ पे खड़ी होके लड़की ऐसे ऐसे सेल्फी खींच रही है, मेरी कमर है। मैंने मुड़ के देखा तो मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? अच्छा वो शूट कर रही है ये। कितनी गलत बात कुछ नहीं, मैं आपकी फैन हूँ। मैंने कहा बेटे तो आप मुझसे पूछ ले। हाँ, आपने कौन सा मतलब मैं बच्चे देख रही हूँ, मैं 15 और चीजें कर रही हूँ, बीच में आप जो हैं वो ये कर रही हैं, तो बनता तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं बनता। सो आप इजाजत लें, पूछें। उस दिन मैंने वो वीडियो देख रही थी कि वो एक लड़का जो है वो सारा, वो कौन है हमारे वो जो एक सिंगर है सारा के हस्बैंड, क्या है उनका नाम, फलक। अब उनकी इतनी क्यूट और रोमांटिक रिलेशनशिप है। आप हमेशा देखते हैं फलक कभी फूल खरीद रहा है ज़ारा के लिए, कभी कुछ कर रहा है। दे हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। उस दिन किसी इवेंट पे वो बेचारी अपना वो खड़ी हुई थी, तो एक बंदा अंदर घुसी जा रहा है तस्वीर खींचने के लिए, तो फिर फलक ने उनको बड़े प्यार से समझाया। तो ये मतलब ये भी बेसिक डिकोरम और तमीज़ की बात है। जस्ट बिकॉज आपके हाथ में फ़ोन है इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी करें और जिस मर्जी के साथ करें। इट इज़ वेरी वेरी इनकरेक्ट बिहेवियर। और बात ये कि देखें, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बात करी, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग भी है, आप उनसे पहले पूछ तो लें कि उनकी तस्वीर लेनी है। अच्छा अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, कोई इंसान अपने डेथ बेड पे होता है, लोग जाके तस्वीरें बनाते हैं। उस दिन मुझे किसी ने एक सेल्फी भेजी कि यार फलां की फौतगी हो गई, फलां की डेथ हो गई, उनको दुआओं में याद रखना। आपको पता है कि मुझे जो तस्वीर भेजी गई वो किसी भांजा भांजी या वटेवर ने सेल्फी खींची थी डेड बॉडी के साथ। अल्लाह। तो बस इस्तग़फ़ार, मैयत पड़ी हुई और हम सेल्फियाँ खींच रहे हैं। लोगों को इससे हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपनी सोच में कहाँ जा रहे हैं? हम अपने रवैयों में कहाँ जा रहे हैं? तो आप देखें कि ये जो सेल्फियाँ हैं, जो फ़ोन वगैरह हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं। ट्रेन के नीचे आगे सेल्फी खींच रहे हैं जी, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मतलब वो कितने लोग पहाड़ियों से गिर गए। हाँ जी, कितने लोग। वो आपको याद है वो जो पूरा एक टाइम आया था जब हर जो इन्फ्लुएंसर था उसको ये था कि हम सबसे ज्यादा कूल तस्वीर क्या कौन सी खींच सकते हैं। हाँ जी। तो पहाड़ी की चोटी पे इस तरह करके सेल्फी खींच रहे, मियाँ बीवी गिर गए। हाँ जी। और खत्म। तो मतलब एक तो फोन के मैनर्स भी हैं और ये भी रियलाइज करना है कि फोन एक्चुअली कहाँ यूज करना है, एक हथियार, एक वेपन की तरह है। बिल्कुल। जिसको आप मतलब प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो कहीं जाके आपको उसका वो मिलेगा ना। लेकिन हम बहुत गलत मिस यूज करते हैं। मतलब कहाँ उस एक फ़ोन की एक्साइटमेंट होती थी कि फ़ोन लग गया घर पे, फ़ोन लग गया घर पे, कितनी अच्छी बात है। अब हर किसी से राब्ते में रह पाएंगे, पोस्ट ऑफिस पे जाके अब वो जो लगे होते थे बूथ्स वहाँ पे जाके नहीं कॉल करना पड़ेगा। अब वो ज़माना आ गया कि फ़ोन कॉल्स आप आराम से टिप ऑफ योर फिंगर पे कर सकते हैं। अपनों को कोई नहीं फ़ोन करता, माँ को फोन करके नहीं बात करनी, खाला को नहीं फोन करना, चची को नहीं फोन करना, पुप्पो को नहीं फोन करना। हमने सिर्फ फोन को यूज करना है एक डिवाइस के तौर पे बेनिफिट्स लेने के लिए। तो इसको अंडरस्टैंड करें कि जिस चीज़ के लिए इजाज़त, फ़ोन का मतलब है फ़ोन। और अगर आप अपने, अब जिस तरह मेरा फ़ोन मेरे ऑफिस की तरह है, तो फिर जब मैं उसको लाइक एन ऑफिस यूज़ कर रही हूँ तो लाइक एन ऑफिस यूज़ कर रही होती हूँ। ये नहीं होता है कि उसके बीच में मैं 3 घंटे जो है रीले ही देख रही हूँ। लेकिन जो लोग रीलों पे बैठते हैं ना, उनको वो जिसे कहते हैं ना खपत है रीलों का, तो फिर वो रील्स ही देख रहे होते हैं। चलें, आ जाइए, आपका मेरे ख्याल से सैलेड भी तैयार है। हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। हाँ, फाइनल प्रेजेंटेशन बेशक जी जी अभी कर ही सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकती हूँ। मैंने कहा ये चेडर चीज़ डाल दूँ इसके, और बिल्कुल हमारा हो गया है। लेकिन इसको ज़रा अगर चख सकती हैं तो। हाय शेफ नूर, मैं चाहूँगी कि हम इसको, इसके जो पीसेस है ना, हाँ आप करके इसके अंदर ब्रेक करके, बेशक हम चीज़ में डाल रहे, चीज़ अंदर डाल रहे हैं ना। जी जी जी। हाँ, तो हम चीज़ के पीसेस में डाल देंगे। अगेन अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगेन मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन। हाँ जी, हमारे धुले हुए हाथ हैं जी। हमारी कोशिश यही होती है एक दफ़ा क्या बार बार हम वॉश करते हैं जी, ताकि आप लोगों को मतलब, ताकि ये वही वाली बात ना, हिफ़्ज़ाने सेहत के सारे जो उसूल हैं आपने मद्देनजर रखते हुए कुकिंग करनी है, चीज़ों को तैयार करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। जैसे मैंने चीज़ को हाथ लगाया, मैंने फिर अभी हैंडल को हाथ लगाना है उसके कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा शेफ नूर, ये कितना कुक होगा? और बस ये थोड़ा सा कलर आना शुरू होगा तो फिर हम अपने मसाले डालेंगे और फिर टमाटर डालेंगे। ठीक है, हमने कोशिश की है कि हम ऑयल को बहुत ओवरडू ना करें। और ये देखें, आपका सैलेड आप बेशक प्रेजेंट कर दें। और चिकन में व्यूअर्स वही वाली बात है, अब इस स्टेज पे हमारी मुर्गी कुक हो चुकी है, हम सिर्फ इसका लिक्विड ड्राई कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको एंड में मसाले में ही डालना है।
तो इसका लिक्विड ड्राई होके इसमें कलर आ जाएगा। उसके बाद मसाला भी हमारा जी हमारा कितना कलरफुल और कितना ही टेम्पटिंग हमारा सैलेड लग रहा है, और आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। लंच के लिए ज़रूर बनाएं, लंच के लिए बनाएं। और बाय द वे, जिन लोगों को ये टेंशन होती है कि हम कोई लाइट चीज़ शाम को खाया करें, तो ये एक बहुत ही आपके पेट को भी भर देगा। और आपकी एक हम टमाटर का फ्लावर बनाएंगे, टमाटर का फ्लावर बनाएंगे इसके साथ। अब मैं जा रही हूँ व्यूअर्स ब्रेक की तरफ, क्योंकि शेफ नूर का काम तो चलता रहेगा, वो भी मज़े मज़े की मुरगन ग़िज़ाएं तैयार करती हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज हम शेफ नूर बात करेंगे फैट डाइट्स पे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे का कि हम लोग डाइट एकदम से ओ फलां से 8 किलो कम हो गए, कर ली, वो भी गए 8 किलो कम, और उसके फौरन बाद जब आपने डाइटिंग छोड़ी तो 8 किलो की जगह आपको 15 किलो चढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या माजरा है, इस पे डिस्कशन करेंगे और फिर करें क्या जिंदगी को एक अच्छे हेल्दी अंदाज में। सैलेड खाएं, सैलेड खाएं, नहीं सिर्फ सैलेड ही नहीं खाएं, और भी चीजें खा सकते हैं। ना टॉर्चर करें मेरे व्यूअर्स को। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है आपकी मेरी हम सब की लाडली ज़ैनब गोंदल ने। आज ज़ैनब से इंटरेस्टिंग से एंगल से हमने बात करनी है। आज का टॉपिक मैंने रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो ज़ैनब, हम हमेशा बात करते हैं इस सब्ज़ी, इस फल, ये चीज़, वो चीज़, क्योंकि हमने फ़ोन से आगाज़ किया अपनी बात का कि भाई फ़ोन यूज़ करने के मैनर्स हैं। तो खाने के मामले में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो है वो ख़राबी करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप फ़ोन की कनेक्शन और खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाइडेंस देना चाहेंगी दें। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी फैट डाइट्स पे। 6 से 8 किलो एक हफ्ते में कम, 4 किलो कम 3 दिन की एग डाइट से, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और वो वर्क कर भी जाती हैं, लेकिन फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और क्या मसाइल होते हैं ये कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। और ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी डाइटिंग हो नहीं सकती। सो आप क्या कहेंगी सबसे पहले अबाउट द फैक्ट दैट फ़ोन हमारी खुराक और हमारे वेट और हमारी चीज़ों को किस तरह से डिस्टर्ब करता है? सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो आंखें हैं वो आपके खाने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। जो चीज़ आप देखते हो, आप उसको स्मेल करते हो, आप उसकी जो है वो अगर कुकिंग की आपने साउंड सुनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके ब्रेन को एक सिग्नल देती हैं कि कैसा खाना जो है वो हम खाने जा रहे हैं। फिर जब आप खाना खाते हो, एक एक बाइट जब आप लेते हो, उस बाइट में आप अगर प्रोटीन ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, आपकी क्या चीज़ें जा रही हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ोन हमारे आगे पड़ा हुआ होता है, हम क्या करते हैं, हम फ़ोन देख रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं, हम बस खाते चले जा रहे होते हैं। अब हमारे ब्रेन को एक सिग्नल ही नहीं जा रहा, हमारी आंखें उस चीज़ को देख ही नहीं रही, हमारे ब्रेन को सिग्नल क्या जा रहा है, हम तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम तो स्क्रॉल कर रहे हैं, आइदर हम कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, हम तो वो देख रहे हैं, हमारा खाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लिटरली स्पेशल जो है ना कुछ लगाते हैं, कोई सीज़न या कोई चीज़ लगा के बैठते हैं और फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं। मेरी भी बड़ी बुरी आदत है ये, और ऑनेस्टली इसको तोड़ने के लिए फ़ोन तो खैर एक अब वो वाली चीज़ है कि जैसे फ़ोन नहीं, बट मैं टीवी पे लगा लेती हूँ अपना कोई सीरीज़ वगैरह, जब मुझे फाइनली कभी रिलैक्स्ड मौका मिले बैठ के खाना खाने का। उसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने डोंगे नहीं रखने अपने सामने, मैं प्लेट में अपना पोर्शंस डाल के बैठ जाती हूँ और फिर मैं खाना खा लेती हूँ। और लंच बॉक्स की एक वीडियो शेयर की, वो तो मिलियंस में गई है मेरी, जो हमने अभी हमने पीटीवी पे भी दिखाई लास्ट वीक कि भाई लंच बॉक्स को किस तरीके से आपको बनाना चाहिए अपना। तो वो उस लंच बॉक्स में यही बताया, अब उतना अगर आपके पास खाना है और आप प्लेट में लेके बैठे हुए, अगर आप देख भी रहे हैं कोई चीज़, अव्वल तो माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो फिर उतना डालें जितना आपको पता है कि आपकी मिकदार जितनी आपने खानी है, वरना बेध्यानी में आप चीज़ें खाते चले जाएंगे। इसीलिए तो डिनर्स पे जब हम जाते हैं या कहीं आउटिंग्स पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। हम मंचिंग जो है ना वो बेसिक करते ही टीवी के सामने या फ़ोन के सामने बैठ के, हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास लिटरली पेशेंट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं ना, सजेस्ट करते हैं कि नट्स खाओ, सीड्स खाओ। वो मैं तो खाता हूँ डॉक्टर साहिबा। कैसे खाते हो जी? जार एक मैंने बड़ा सारा रखा हुआ है, शाम को जब मैं रिलैक्स करने के लिए बैठता हूँ ना, न्यूज़ देख रहा हूँ, शोज़ देख रहे हैं, तो साथ साथ मंच कर रहे हैं, मैं तो 3-4 दिन में वो पूरा जार ख़त्म कर जाता हूँ। हम क्या बात करते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स।
हैंडफुल ऑफ नट्स में आपके 5 बादाम, 2 काजू, 2 अखरोट, हद 3-4 पिस्ते आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। अब आप वो पूरा जार खा रहे हो और अब आप मुझसे डिमांड ये कर रहे हो कि मेरा वज़न कम करा दें। आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी जो है ना वो फैट अपने अंदर लेके जा रहे हो, तो मैं फैट को कट डाउन आपको किस तरह से कराऊंगी? असल में डाइट्स ऐसी आई ना अजीबो गरीब किस्म की, Yes. जिसमें आप नट्स बहुत खा सकते थे। Yes. अब आमंड फ्लावर क्या है? हाँ जी, बेसिकली बादाम का मैदा निकला हुआ। बिल्कुल। तो अब आप कह रही हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स खाने हैं। लोग बादाम के आटे की रोटियां भी खा रहे हैं और फिर उसी का डिज़र्ट भी बना रहे हैं, कोकोनट पाउडर को यूज़ कर रहे हैं। व्यूअर्स, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो नुकसानदेह है। अच्छा, फ़ोन के साथ एक और चीज़ कनेक्ट करूँगी, इसी डिवाइस पे, वो जो कहते हैं ना मैनर्स और इसको यूज़ करने का तरीका, इसी डिवाइस के ऊपर जो चीज़ आप ऑनलाइन देखते हैं, जो फैड चल रहा है, जो फैड डाइट चल रही है, अब फिर एग डाइट का फैड चल गया है, फिर बनाना एंड मिल्क डाइट लोगों ने करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि शादी का सीज़न आ रहा है, हर बंदे को बिल्कुल। टेंशन है वेट लॉस पे। एक तो खैर ज़ैनब और मैंने वीडियो भी बनाई है रिसेंटली यूट्यूब के लिए, वो मैं इंशाल्लाह जब हम करेंगे अपलोड अभी नेक्स्ट फ्यू डेज़ में वो हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। उसमें ज़ैनब ने प्रॉपर गाइड किया कि सर्दियों में किस तरीके से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक गलती जो हम करते हैं वो इस डिवाइस को जब हम यूज़ करते हैं ना अपनी सारी डिसीजन मेकिंग के लिए, कि यही हमें बताएगी कि जब हम ये वाली डाइट कर लें, तो डाइटिंग वर्सेस लाइफस्टाइल। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ ना, डाइट्स आपने डाइट कहा की ना कि मैं बात करती हूँ। नट्स उनका मैदा खा लें आप। हाँ, अब दिन में अगर एक इंसान इतने को नट्स को पीस के खा रहा है मुख्तलिफ अंदाज में, तो स्वाद है मिट्टी, वजन कम होना है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि पेशेंट्स ना कई दफ़ा बड़े मज़े के क्यूट से भी आते हैं आपके पास, जो आके करते क्या हैं, वो आपसे भी डाइट प्लान ले जाते हैं, साथ साथ अपना फ़ोन जो है ना उस पर भी कोई भी नुस्खा टोटका, कोई भी प्लान आ रहा होता है ना, वो उसको भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब मैंने आपको एक प्लान दिया है ना, मैंने उसमें कैलोरीज काउंट करके, आपकी हेल्थ कंडीशन को देख के, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको देख के उसको डिज़ाइन करके दिया। अब आप उसके साथ बाहर से भी चीज़ें ऐड करने लग जाओगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक प्लान दिया जो 1450 कैलोरीज का है, आपने उसके अंदर 400 कैलोरीज अपनी मर्जी से ऐड कर लिया। मैंने 1450 कैलोरीज आपकी बॉडी की फिजिक को देखते हुए दी कि आप जी मोबाइल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती, आपको घुटनों का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने कहा कि आपने वजन कम करके मेरे पास आना है, या आपको PCOS का इशू था, आपने कंसीव करना था, कोई भी ऐसा इशू था और आपने वेट लॉस करके डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन आपने तो वो 1450 कैलोरीज रखी नहीं, आप 1800 1850 पे चले गए। फिर आके लड़ाई मेरे साथ करती हैं, डॉक्टर साहिबा वेट ही नहीं कम होता, मेरा तो हो ही नहीं सकता। जब आप इस तरह की भी बातें करते हो ना, तो भी ऑनेस्टली आपका वेट कम नहीं होता। फिर हम जाते हैं फैट डाइट्स की तरफ, जब हमें लग रहा होता है ना ये मैं तो कर ही नहीं सकती। अब फैट डाइट्स का लोगों ने हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है लोगों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 के बाद थी ना, तो एक डाइट होती थी कैबेज सूप डाइट जी, जिसको उस जमाने में GM डाइट भी कहते थे। अच्छा, उसमें क्या होता था कि भाई कैबेज का बेसिकली बंद गोभी का आप सूप बनाते हैं और बंद गोभी के अंदर आपने गाजर डाल दी, टमाटर डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। अच्छा, उस सूप को आपने बेसिकली पीना है, डिनर में लेना है डेली, नहीं, सुबह लिया 1 कप, फिर नहीं दोपहर में नहीं लिया। नहीं 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 नहीं, ये तो अब आप लोगों ने इसको हाँ, मॉडिफाई किया आपकी हाँ, जनरेशन modification ये ने। है। हम जब छोटे थे तो आपने सिर्फ वो सूप पीना होता था और डेली की आपको बताया जाता था कि इतना सा एक पीस आपने उबली मुर्गी का लेना है, इतना सा ठीक है। आपने कुछ इस चीज़ का उबला ले लेना है, बद जायका तरीन। अच्छा, सूप में भी आप यखनी नहीं डाल सकते, यानी कि आप उसके अंदर कोई चिकन पाउडर, चिकन क्यूब उस वक्त कहा था, बस इसी को बॉईल करके इसमें नमक काली मिर्च डाल तो के पी बॉडी लो। में बचता क्या तो था? वो इतना, हाँ, तो बॉडी में बच क्या जाता मतलब था? इतना वो बच जाएगा। और लोगों ने किया, हफ्ते हफ्ते में लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 किलो भी कम हुए, लेकिन जब अगले हफ्ते नॉर्मल खाना शुरू किया तो 8 किलो वजन चढ़ तो गया। जो बाल गिरे, आपकी स्किन खराब हुई, आपके डार्क सर्कल्स आने शुरू हुए, बॉडी पे जो सैगिनेस आई, स्किन लटक गई सारी, उसका जवाब किसने देना था? आपने सूप तो वो पी लिया। अच्छा, अब इसकी जो मॉडिफाइड वर्जन है ना, वो बहुत बेहतर है इससे, लेकिन मैं तो स्टिल उसको भी लोगों को यार, recommend ये नहीं जो करती। कैबेज सूप है ना, ये बहुत अच्छा है। हाँ। आप डेली शाम को पी लें। बिल्कुल। हम तो कहते हैं प्रोग्राम पे कि आप अब मॉडिफिकेशन की बात हो रही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल हो गई। प्रॉपर सर्दियां हैं, आप रात को सूप ले सकते हैं। यस, मैंने घर में ये सिस्टम बनाया हुआ है, हर रोज शाम को सूप तैयार होता है और अक्सर फैसल सूप का बोल और सैलेड खा के रात को पीते हैं। वेट भी मेंटेन्ड है, तबीयत भी ठीक रहती है, सुबह ना स्वेलिंग होती है, ना डीमा होता है, ना हालतें खराब होती है। अब आप कैबेज सूप बनाना शुरू कर दें, हफ्ते में 4 दफा आप वो डिनर में लें,
और हफ्ते में 3 दफ़ा आप चिकन कॉर्न Lentil सूप soup बना भी ले लें, लो, corn soup ले लेंटल लो, सूप ले लो। yes. आप इस मॉडिफिकेशन से, सिर्फ इतनी मॉडिफिकेशन से भी अपने वेट को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते कि आप बाकी दिन जो खा रहे हैं सिखा रहे हैं, रात का खाना आप अपना मैनेज कर लें। लेकिन मज़े की बात बताऊं, हम लोग पता है क्या करते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट लोगों को देते हैं ना कैलोरी डेफिसिट का, तो लोगों को लगता है कैलोरीज डेफिसिट का मतलब है कि अगर मेरे घर में आलू या कुछ ऐसा सालन, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते, कोरमा ले लेते हैं हम, कोरमा वो पूरे ऑयल वाला, वो पूरे तड़के वाला और वो बना हुआ है ना, मैं उसी कोरमे में से इतना सा शोरबा और एक बोटी ले लूँगी ना, तो मेरी जो है ना कैलोरीज डेफिसिट में चली जाएगी। आपकी कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएगी। आपने जब खाना बनाना है, आपने उसमें किस तरह से ऑयल यूज़ हो रहा है, कितना ऑयल यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ हो रहा है, एग्जैक्टली इस पे फोकस करें कि कौन सा यूज़ हो रहा है। आप सिर्फ देखो, डाइट को मत देखो, आप यहाँ पे लाइफस्टाइल को देखो। एक और चीज़ जो बहुत लोग करते हैं, जो मैंने रिसेंटली नोटिस किया, आपने कोई तेल यूज़ किया फ्राइंग के लिए, उसमें समोसे भी बनाए, पकौड़े भी बनाए, अब वो तेल आपने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, उसका रंग पड़ गया काला। आपने सोचा इसमें तो अब मैं फ्राई नहीं कर सकता, तो लोग क्या करते हैं, उस तेल को जो जहरीला हो चुका होता है लिटरली, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उसी ऑयल को फिर यूज़ कर लेते हैं मसाले भूनने के लिए, कि जब हम मसाला वगैरह उसमें भूनेंगे तो उसका जायका तेल का ठीक हो जाएगा। व्यूअर्स, जो तेल इतना काला और इतना अजीब 4-5 दफ़ा फ्राई कर करके हो चुका है, आप उसको छान के भी अगर यूज़ करेंगे तो वो तेल आपके लिए जहरीला है। गलत कह रही हूँ तो आप बताएं। जहर है, जहर है, जहर है। आपकी बेसिकली जो ऑयल है उसमें अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक चेन बनी हुई है अमाइनो एसिड की, ठीक है। अब जब आपने पहली बार चूल्हा चलाया, उस ऑयल के नीचे ये अमाइनो एसिड खुला और ये 2 पार्टिकल्स बन गए उसके एक की जगह, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स को आप चाहते हो कि ये फिर से एक हो, फिर से मैं चूल्हा चलाऊं, फिर से ये 2 हों, तो वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में डिवीजन होती चली जाती है। आपको पता है कैंसर कॉज होने का बेसिक रीजन ये हमारा तेल है, हमारी तेल की चॉइसेस हैं। हम उसको रीहीट, जो रीहीट का प्रोसेस है ना, देखें आपने ऑयल अगर यूज करना है, आप चाहते हो ना जाया हो, उसके बहुत सारे सिंपल तरीके हैं। आप एक छोटा पैन ले लो, आप अपनी फैमिली साइज के मुताबिक पैन लो, बड़ी फैमिली है बड़ा ले लो, छोटी फैमिली है छोटा ले लो। मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज है, इसलिए मैंने छोटे पैन का वर्ड यूज़ किया। छोटा पैन लो, वो लो जिसके अंदर ऑयल कम से कम यूज़ हो। जो स्टेनलेस स्टील्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो आप वो लो जिसके अंदर जो है ना ऐसी आ रही हैं कोटिंग्स आ रही हैं। कोटिंग वाला पैन लो, उसके अंदर ऑयल डालो, 3 से 4 ड्रॉप्स के अंदर लिटरली आपका कबाब फ्राई हो जाता है ऑयल में। आपका अंडा 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल में बन जाता है। और बात ये कि व्यूअर्स अगर अफोर्ड करते हैं तो एयर फ्रायर एक Yes. बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक दाल के तड़के की कहानी है जो हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, बल्कि ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद फ़ौरन ही वापस आएंगे और मैं आपको वो दाल का तड़के का, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तड़का ना डालो दाल पे तो दाल का मज़ा नहीं आता, और मैं आपके साथ अग्री करती हूँ। दाल आप कैसे भी मसाले वगैरह ना भूनें और बस बॉइल्ड दाल बनाएं तो उसका टेस्ट अजीब सा आता है, मुझे तो एटलीस्ट लगता है। उसी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अभी मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ, और मज़ीद क्या मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो। जैसे कि शेफ नूर ने कहा बस सैलेड खाएं, तो सिर्फ सैलेड नहीं खा सकते। नहीं, बट मैं आपके साथ अग्री कर रही हूँ। हम जब छोटे थे तो यही बात होती थी कि भाई वजन कम करना है तो सलाद खाओ तो तिक्के खाओ। भाई सैलेड और तिक्के कॉन्स्टेंटली नहीं बंदा खा सकता, बस हो जाती है इंसान की। तो ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस, और वो जो दाल तड़के वाली कहानी आपके साथ ब्रेक के बाद शेयर करूंगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइफस्टाइल, मतलब हम अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को एक सेहतमंद अंदाज में गुजार सकें। फ़ोन की बात इसलिए आई क्योंकि फ़ोन का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया कि हम ज़िंदगी में हर चीज़ फ़ोन के हिसाब से ही करें। अच्छा, बहुत सी ऐप्स भी अब लोगों ने डाउनलोड कर ली हैं जो आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाती हैं। व्यूअर्स, जो ऐप पाकिस्तान से बाहर बनी हुई है, जब उसमें लिखा हुआ होता है कि एवोकाडो का इस्तेमाल करें, सामन फिश का इस्तेमाल करें, या आप जो है कीनवा का इस्तेमाल करें, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इतनी महंगी हैं कि अनअफोर्डेबल है। हमारे मुल्क में रहू मिलती है इस सीज़न में, आपको वो तो नहीं मिलती, पम्पलेट मिलती है, पम्फ्रे मिलती है, इस तरह की 2-3 किस्म की मछलियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं। उनको यूज़ करने के बजाय सामन की मछली लेने की कोशिश करेंगे तो पूरे महीने का आपका बजट आउट हो जाएगा। सो चीज़ों को अपने मुल्क और अपने हिसाब से भी लेके चलना है, अपनी जेब के हिसाब से लेके चलना है। ब्रेक से पहले मैंने वादा किया था कि मैं दाल के तड़के की बात बताऊंगी। व्यूअर्स, दाल का अगर आपने तड़का बनाना है जो
डाइट फ्रेंडली है या जो आपकी सेहत फ्रेंडली है। हाँ, सेहत फ्रेंडली। सेहत फ्रेंडली है। आपको जो भी पसंद है ना, तड़का ज़ीरा हो गया, मोटी लाल मिर्च हो गई, कड़ी पत्ता हो गया, लहसुन के जवे हो गए, जो भी आपने अपना तड़का उसी तरह कट करके रेडी किया जिस तरह आपने उसको फ्राई करना है। आपने उसको फ्राई भी कर लिया, लेकिन आपने मुनासिब सा कम सा सरसों का तेल डाल लिया या कोकोनट ऑयल डाल लिया, कोई भी ऐसा ऑयल डाल लिया जिसका स्मोक पॉइंट हाई है, अपना तड़का फ्राई किया। अब आपने अगर तो 2 टेबलस्पून में बनाया तो फिर तो आप वो तड़का पूरी इतने बड़े डोंगे दाल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, आपने छाननी ली, जो स्टील की छाननी होती है, और उसके अंदर से उसको गुजार दिया। जो भी तड़के का ड्राई हिस्सा रह जाएगा वो आपने अपनी दाल में डाल दिया। तेल को आपने ना यूज़ किया, डिस्कार्ड कर दिया। होगा ये कि तेल की मिकदार भी कम होगी, जायका आपको वही मिलेगा जो तड़के का है। व्यूअर्स, ऑयल का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। ट्रू। तो जो ऑयल इतना हम डाल देते हैं उसे सिर्फ भारीपन महसूस होता है। यही दाल विदाउट ऑयल बट तड़का डला हुआ आप टेस्ट करें, टेस्ट आपको वही मिलेगा लेकिन भारीपन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब फैट डाइट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो लोगों के माइंड में बहुत सारी सवाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और लोगों को मुझे तो लग रहा है अभी तक हम समझा ही रहे हैं कि फैट डाइट होता क्या। अच्छा चलो अंडे की डाइट को पकड़ लेते हैं। फिर बड़ा ये हुआ हुआ है कि जी आप 8 अंडे दिन में खा सकते हैं। आपने दो और खाए ब्रंच, लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर में, और फिर दिन में अगर भूख लगती है स्नैक में एक अंडा खा लिया। उसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी है सिर्फ, काली कॉफ़ी, हाँ। दैट्स इट। यस। कोई इंसान ऐसे जिंदा रह सकता है? अच्छा, मेरा मानना, मैं अंडे की डाइट पे आने से पहले सिंपल एक बात करना चाहती हूँ। आपने वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, आपने ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, आपने सिंपल इस चीज़ को देखना है कि क्या ये मैं पूरी लाइफ लेके चल सकती हूँ। मैं ये बात, मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं ना और आके वो कहती हैं मैडम हम आज से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, डॉक्टर साहब मैं कल से जिम जाऊँगी। अगर आप जिम भी कंटिन्यूसली 6 से 8 माह नहीं जा सकते, मत जाओ जिम। हम वॉक अगर नहीं कर सकते, मत करो, कुछ मत करो। ज़ैनब, आई डिसएग्री विद यू ऑन दैट। देखो, आई टेल यू व्हाई। देखो, आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हो, मैं बात कर रही हूँ कि वो खाना हजम भी हो, हाँ। और वो खाना आपको फायदा भी दे, एनर्जी के में यूज हो। आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है जैसे कि 1000, मैं वैसे कह रही हूँ, आप मूवमेंट 1000 वाली भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप डाइट, होता ही है कि लोग जब मॉडिफाई करते हैं और डाइटिंग की तरफ जाते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज छोड़ते हैं कि हिम्मत नहीं है। अब आपकी कैलोरी और वो फिर बैलेंस में आ जाती है, फिर आपका वजन नहीं कम होता। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि अगर हिलो तो आपने करना नहीं है ना, लाइक आप फॉर लाइफ लॉन्ग नहीं लेके चल सकते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि लोग फिर आके कहते हैं कि जी वजन बढ़ा क्यों हमारा। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप डेली बेसिस पे अपने 10,000 स्टेप्स अगर कर रहे हो ना, तो आप मत करो कुछ और, लेकिन 10,000 स्टेप्स आपके होने चाहिए। आपने फिर डेली बेसिस पे मुझे वो सेंड करना है कि जी हमारे 10,000 स्टेप्स हो रहे हैं। ये आप देखें, सुबह का वक्त है, ये मैं आपको बताती हूँ, आप बताएं जी कितने स्टेप्स हैं और मैंने कितने मील कर लिए अभी तक आपके। ओह माय गॉड, 10,000। व्यूअर्स, अगर आप देख सकते हैं, अगर ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें ये। अगर हम क्लोज में जाएंगे तो तब नज़र आएगा कि मेरे इस वक्त स्टेप्स कितने हो गए। 10,000 प्लस अभी ही हो चुके हैं और अभी पूरा दिन बाकी है। समझ रहे मेरी बात व्यूअर्स? अब पूछे कि मैं क्या करती हूँ। शेफ नूर भी मुझे देख रही है कि 11,000 स्टेप ऑलमोस्ट किस तरह। सुबह सुबह मैं वॉक के लिए जाती हूँ। एग्जैक्टली। यस। हुआ ये कि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी पिछले ऑलमोस्ट साल से, जब से मैं गिरी थी सेट पे और मेरी बैक टूट गई थी, लिटरली मेरी दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट साइड से रीढ़ की हड्डी क्रैक, आपको पता है, आपने तो मेरा MRI CT स्कैन्स देखे भी हैं। उसके बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी थी फिर एक्सरसाइज करने की, क्योंकि मैं ज़्यादा चलती थी तो मेरी राइट साइड पे हिप पे बहुत पेन शुरू हो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे एक ही बात की कि जब तक हिलोगी नहीं ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने क्या किया कि मैं कहूँ अब जिम का टाइम ही नहीं मिल रहा, जिम का टाइम ही नहीं मिल रहा, जिम का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैंने अपने आप को 1 घंटा ज़्यादा जल्दी जगाना शुरू किया। फजर पे उठती हूँ, जो भी मामला आपके अल्लाह में के बापी वो रिजॉल्व किए। बच्चे अभी मेरे सोए हुए होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स चेंज हो गए हैं, 8:45 पे चले गए। मैं अब क्या करती हूँ, मैं उस वक्त फिर सारे अपने मामलात करके अल्लाह मियाँ से हलवाई करके देन मैं निकल पड़ती हूँ। बिल्कुल। मैं फिर 1 घंटा अपने सारे जो मेरे 4 डॉग्स हैं उनको 15-15 मिनट ईच डॉग को वॉक कराती हूँ। उसके बाद अंदर जाती हूँ,
बच्चों शच्चों को रेडी करती हूँ, चीज़ें भी से सेट करती हूँ, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, मैं मॉर्निंग शो के लिए तैयार हो चुकी होती हूँ और मैं निकलती हूँ, क्योंकि नहीं मिल रहा था ज़ैनब टाइम। बिल्कुल, जिंदगी में वक्त मिल ही नहीं रहा था। आपको वक्त बनाना पड़ता है, वक्त आसमान से नहीं गिरता। ट्रू। हमारी टीम में बाय द वे ये जो अभी इस वक्त कैमरा पे लोग हैं, इनमें से भी 2-3 ऐसे लोग हैं जो सुबह पहले जिम जाते हैं, बिल्कुल, फिर आते हैं पीटी। ये तो आपने खुद से मैनेज करना है ना चीज़ों को, कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है। अब जब हम अंडे की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने अंडे की जर्दी निकालना शुरू कर दी और सिर्फ सफ़ेदी खाना शुरू कर दी। यानी कि जिधर से विटामिन डी मिल भी रही है वो भी आप निकाल दो। कोई अच्छा फैट आ रहा है, कोई अच्छा कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, HDL आ रहा है बॉडी के लिए, कोई आपका विटामिन डी आ रहा है, आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अंडे की सफ़ेदी सिर्फ आप खा रहे हो पूरा बिकॉज दिन। ये अफवाह अगेन जब हम छोटे होते थे तो याद है आपको शेफ नूर, बचपन से सुनते आ रहे हैं अंडे की जर्दी निकाल दो तो वजन कम हो जाए, अंडे की जर्दी निकाल दो वो मोटापा करता है, अंडे की जर्दी निकाल दो कोलेस्ट्रॉल करता है। बचपन से अंडे सुन की रहे हैं। जर्दी निकाल दो, दिल के मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं खाया फुल अंडा खाया, कभी आज तक वाइट नहीं खाया। नहीं मुझे भी बड़ा पसंद है, 10 मैंने भी से पूरा ही 15 खाया है। साल लोगों ने नहीं खाया, अभी भी जो लोगों डाइटिंग्स कर रहे थे। यस, वो नहीं खा रहे थे कि हमने ये नहीं खाना, हमें मना किया गया, हम नहीं खा रहे। लोगों के कॉन्सेप्ट ठीक करने में बड़ा टाइम लगे। अब मजे की बात ये है, पूरा दिन आपने अंडे खाए, ब्लैक कॉफी पी, आपका मुझे सिर्फ ये बताओ फाइबर कहाँ से आएगा बॉडी में? आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है, जो डेली बेसिस की 65 to 70% रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से पूरी होगी? आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो सारे आप कहाँ से पूरे करोगे? आपको फॉर एग्जांपल विटामिन ए चाहिए, विटामिन सी चाहिए, अंडे में आप विटामिन सी कहाँ से लेके आएंगे? विटामिन ए कहाँ से लेके आएंगे आप अंडे में? कहाँ से आप अपनी बॉडी को पोटेशियम दोगे, जिंक दोगे, मैग्नीशियम दोगे? हफ्ते के बाद आपकी बॉडी ने कोलैप्स करना ही करना है। चलो आपने अंडे के साथ ब्लैक कॉफ़ी डाइट की, आपका 8 किलो एक हफ्ते में कम हो गया, मान लिया, आप बहुत लीन हो गए, स्किनी हो गए, सब कुछ हो गया। बाल गिरना, स्किन उतरना हम सब छोड़ देते हैं, मैं ये साइड पे कर रही हूँ, वो मेरे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। नेक्स्ट वीक में आपने अपनी रोटी, चावल, दाल, चने, हर चीज़ दोबारा से स्टार्ट की, वेट कितना बाउंस बैक होगा यू डोंट इवन रियलाइज। 8 किलो कम करके कम से कम 10 से 12 किलो आपका वजन वापस आएगा और बॉडी इतनी डी शेप्ड और सैगी होके वापस आएगी कि आप अपने आप को नहीं पहचान सकोगे कि ये मैंने क्या किया है अपने साथ। ऊपर से जो आप अपने हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करोगे, इवन इन मेल इन फीमेल दोनों में हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप लिटरली सोच भी नहीं सकते कि फिर आपको उसको बैलेंस आउट करने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे अपने हार्मोन्स को ठीक करने में। लोगों को क्या लग रहा है कि जी काली कॉफ़ी हम पी रहे हैं उससे हमारा वजन कम हो रहा है। ब्लैक कॉफ़ी के नो डाउट बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जब आप एक्सेस कर देते हो ब्लैक कॉफ़ी की तो आपकी स्किन में जो डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी स्किन की जो आंखों के साइडों पे लाइंस बन रही हैं, आपके जो पूरी बॉडी का सिस्टम है, मसल्स हैं, मैकेनिज्म है, उसको पानी चाहिए, उसको फाइबर चाहिए, उसको डिफरेंट चीज़ें चाहिए। देखिए व्यूअर्स, सिंपल सी बात है, जिस भी चीज़ से आप अपनी बॉडी को डिप्राइव करेंगे, जैसे ही वो चीज़ आप अपने सिस्टम में वापस डालेंगे, जिस्म भी फूलेगा, वाटर रिटेंशन भी होगी, बॉडी आउट ऑफ शेप होगी। अल्टीमेटली व्यूअर्स, हर रोज़ हमने एक्टिव रहना है। 10,000 स्टेप्स चले नहीं होते, 8,000 स्टेप्स डेली के आप अपने लिए इस्टेब्लिश करें। बिल्कुल। उसके साथ साथ, और वो आपने पूरे करने ही करने। जहाँ पे इतने महंगे महंगे फ़ोन हर वक्त बंदा कोशिश कर रहा था, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच तो 6,000 8,000 की भी आ जाती है तमीज़ की, जो आपको मतलब टाइम वगैरह सब कुछ बता देती है। मतलब आपकी वो ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है ना कि आप डिवाइसेस में घुस घुस के अपने भी दिमाग ख़राब कर रहे हैं, घर वालों के भी कर रहे हैं, और उन डिवाइसों से पुट्ठे पुट्ठे मशवरे लेके ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रू। ना तो आपको एग डाइट, ना आपको बनाना इन मिल्क डाइट, ना ही आपकी ये कीटो, ये XYZ LMNOP डाइट्स आर नॉट वर्कबल लंबा अरसे के लिए। अब लोगों ने जैसे उमैड 1 मील अ डे डाइट जो है उसको बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर लिया है। उसमें आप करते क्या हो, 24 घंटों में से 23 घंटे आप भूखा रहते हो और 1 घंटे के अंदर आपने जो जो खाना होता है, आपके प्रोटीन्स, आपके फैट्स, आपके कार्ब्स, आप सब कुछ इकट्ठा ले लेते हो। अब सिर्फ आप एक चीज़ सोचो कि आप किसी सहरा में हो, वहाँ पे पानी नहीं था, खाना नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम से आपको पानी और खाना मिला है, तो आप उस खाने और पानी के साथ क्या करोगे? और उस सहरा में बारिश हुई है तो सहरा उसके साथ क्या करेगा? एग्जैक्टली। सो व्यूअर्स, स्टॉप दिस फैट डाइट नॉनसेंस। मैंने बड़े साल की है, आप लोगों को मशवरे भी दिए, उसके लिए भी मैं माजरत करती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम तो उसी पे चलते थे जो हमें साइंस समझ आती थी और जो एक ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही होती थी। लेकिन अब
हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मज़ीद कॉन्शियस हो गए हैं कि किसी भी ऐसी डाइट, एक दिन हम ज़रूर ज़ैनब कोशिश करेंगे कि ये जो वेट लॉस के इंजेक्शंस वाली कहानी है उस पर भी हमने बात करनी है, वो हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम टच अपॉन करेंगे कि जी वेट लॉस के इंजेक्शन जो यूज़ करें, हम नहीं कह रहे ना करें, लेकिन सही बंदा सही चीज़ को यूज़ करे। जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो वाले इंजेक्शन लगा रहा है जो डायबिटिक लोगों के लिए है, जिसको डायबिटीज़ है वो वेट लॉस वाला लगा रहा है। गलत चीज़, अगेन गलत खुराक गलत नुकसान, आपको बुरा नुकसान देती है, और उसी तरह गलत मेडिकेशन भी आपको बुरे रिजल्ट्स देती है, गलत एक्सरसाइज आपको बुरे रिजल्ट देती है। सो फोकस और डिसिप्लिन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चों के बदलते हुए रवैये, मूड स्विंग्स, टेम्परामेंट ही चेंज हो गई है। बच्चे 10 लोगों के सामने खड़े होकर अपने माँ बाप को एक तरह से शट अप कॉल दे देते हैं और बंदा कुछ कहने जोगा ही नहीं होता। बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मसला क्या है? स्कूल में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बच्चों में ही टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारी यंगर जनरेशन जिसमें छोटे बच्चे भी इंक्लूडेड हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 60 से 70% अवाम, फॉर एग्जांपल चलिए 65 का नंबर थ्रू आउट कर देते हैं एज अ जनरल नंबर, 65% अवाम यानी कि 2/3 हमारी जो अवाम है वो बेसिकली यूथ है, 30 साल से कम उम्र के। और इसी एज ग्रुप में डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो सुनने को मिलता है हमें, लेकिन उसके साथ साथ सुसाइड के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान देना, और ड्रग अब्यूज़ भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर दूसरी वाली ड्रग्स नहीं मिलती, नशा वगैरह जैसे चर्स, कोकेन, इस तरह की चीज़ें, तो फिर बच्चे जो हैं वो फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ। सो क्या मसला है? ऐसा क्या हो गया है कि हमारे बच्चे बिल्कुल एक मुख्तलिफ मखलूक लगना शुरू हो गए हैं हमें? देखिए, इसमें हमारी भी ऑब्वियसली कुछ फॉल्ट्स और एरर्स हैं, कुछ बच्चों में भी हैं, कुछ शायद स्कूल सिस्टम्स में भी हैं। हो क्या रहा है, इससे रिलेटेड गाइडेंस हमें हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। हमारे साथ गुल हसन हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, 15 साल से ज़्यादा इनका माशाल्लाह एजुकेशन की फील्ड का एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम गुल। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जान, लुकिंग लवली माशाल्लाह, लॉस्ट वेट ऑल्सो, लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह, नॉट लुकिंग ग्रेट बिकॉज यू लॉस्ट वेट बट लुकिंग ग्रेट इन जनरल, और वेट लॉस भी नज़र आ रहा है। देन ऑफ कोर्स वी हैव नादिया जाफरी विद अस, प्यारी हमारी दोस्त, एजुकेशनिस्ट नादिया, एंड ऑफ कोर्स गुल हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द ऑनर अगैन। नो, आप लोगों को बुलाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि आप टीचर का या एजुकेशनिस्ट का और बच्चे का पर्सपेक्टिव दोनों लेके चलती हैं। ज़्यादातर होता ही है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं एजुकेशनिस्ट को तो वो सिर्फ टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, और बात ये है कि अगर बच्चे अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उनकी आवाज़ तो फिर भी आनी चाहिए ना। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस अ ब्रिलियंट पर्सनैलिटी माशाल्लाह, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, 25 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। हमारे साथ तहमीना यासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जुगन आपका बुलाने का, थैंक यू। तहमीना जी, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। माहिर नफ्सियात ही हमें बता दें कि भाई क्या मसला है, क्या हो गया है। देखें, 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक तो बच्चों की मेंटल हेल्थ जी, और उसके साथ साथ बच्चों के बिहेवियर। हम लोगों के सामने अम्मा अब्बा ऊंची आवाज़ में आवाज़ क्या, एक नज़र घुमाते थे और उस गंदी घूरी से पता था कि बात चुप, सा रुक जाता था। वो भी एक एक्सट्रीम थी। और अब बच्चे गेट टुगेदर है, फैमिली सारी बैठी हुई और सबके सामने माँ को थप्पड़ लगा दिया या गंदी ज़बान में कोई बात कह दी या गाली निकाल दी। व्हाट्स गोइंग ऑन मैम? बिल्कुल, ये पैराडाइम का शिफ्ट है, बहुत वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि 25 से ज़्यादा साल हो गए मुझे, तो मैंने वो वक्त भी देखा है जबकि पेरेंट्स जो हैं वो अथॉरिटेरियन उनके थी, पेरेंटिंग थी, और उसका रिज़ल्ट निकलता है, यानी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का मतलब है कि कंट्रोलिंग पेरेंट्स, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बच्चे जो हैं वो उनके इमोशन सप्रेस हो रही हैं बट दे आर ओबीडियंट। बट वही बच्चे जब बड़े हुए और हम लोगों की जो जनरेशन बनी उसने परमिसिव पेरेंटिंग की तरफ फोकस कर लिया। अब इस वक्त पे परमिसिव पेरेंटिंग है जिसमें कि वालिदैन जो हैं वो अपने ट्रॉमास की वजह से वो बच्चों को बिल्कुल परमिशन वाला स्टाइल रखा हुआ है कि परमिशन दे रहे हैं हर चीज़ का, और इवन उसमें बाथरूम जाने का।
मतलब जवान जान जब 15 साल की बच्ची अपनी माँ से पूछती है अम्मी मैं वॉशरूम से हो आऊँ, तो मैं कहती हूँ कि यार बाथरूम जाने के लिए भी बच्ची इजाज़त ले रही है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब देखिए इतना डिपेंडेंसी से तो फिर बच्चा बिल्कुल ही किसी जोगा नहीं रहता ना, ऐसे ही फिर जिंदगी कैसे जिएगी ये बच्ची। बिल्कुल। सो आप कह रही हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। पेरेंटिंग स्टाइल इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि अफेक्ट कर रही है। दूसरा ये कि जो सेंसरी इन्फ्लक्स हुआ है ये बहुत ज़्यादा, इसका भी रोल है। यानी कि इस वक्त पे सोशल मीडिया को देखें या अदरवाइज जो सेंसरी इन्फ्लक्स है वो बड़े तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ इसी की वजह से। बच्चे ने जिस किस्म की रीलें देख ली ना, Yes. एआई को समझ आ गई, उसने फिर उसी किस्म की रीलें दिखाई। यानी कि अगर बच्चे ने नाराजगी में या गुस्से में चैट जीपीटी से पूछ लिया कि व्हाट टू डू इफ योर पेरेंट्स आर टॉक्सिक, उसने आपको 3-4 बड़े बुरे भी मशवरे दे दिए जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर या हमारे साउथ एशियन कल्चर के साथ सिंक ही नहीं करते। ऐसा ही क्योंकि बाहर के मुल्क में तो आप माँ बाप को तलाक भी दे सकते हैं, लीगली दे सकते हैं। तो बात यह है कि अब आपको फोन दिखाई जा रहा है बार बार वही रीलें जो आपको उकसा रही हैं, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट था तो उसको समझ आ गई। अब बच्चे ब्रेन वॉश हो रहे हैं इन्हीं डिवाइसों से जो आपने ही खरीद के दिए हैं और फिर आपको ही मसला पड़ रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। तो जी आपकी तरफ बढ़ते हैं नादिया जी, जी। आपका क्या एनालिसिस है? मेरा बीइंग एजुकेशनिस्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट एजुकेशनिस्ट, फैक्टर पेरेंट, वुमन ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली द पेरेंटिंग की ऊपर क्योंकि थोड़ी बात हुई, डेफिनेटली ये है पेरेंटिंग। मैं अपनी मदर से भी कहती हूँ आई एम नॉट ग्रूमिंग, ये सारे बच्चों की जो तरबिया है मैं आपकी तरह नहीं कर रही हूँ। ट्रेडिशंस वही हैं, वैल्यूज़ वही हैं, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ चेंज हैं। सो एवरी डे वी आर मेकिंग न्यू स्ट्रैटेजीज़। जिस तरह एआई के न्यू मॉडल आ रहे हैं, न्यू ऐप्स आ रही हैं, बिल्कुल पेरेंटिंग के हम उसी तरह से फेस कर रहे हैं। आई हैव टीनेजर्स एज अ मदर, आई हैव द यंग चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग कोचिंग के ऊपर जब सेशंस किए, फैक्टर्स नंबर नादिया 1। मेरी बात सुनो, बच्चे कोई डिवाइस नहीं है, डिवाइस पे ग्लिच आ जाए आप उसको रीसेट कर सकते हैं। इंसान के बच्चे को कैसे रीसेट करें जब वो सुसाइडल हुआ है? देखिए ये बातें हमें करनी पड़ेंगी नादिया, हम लोग ये बातें नहीं कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं ओहो वो 24 साल की यंग इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर ली, ओह नो सो सैड। भाई क्यों इतने यंग बच्चों को लग रहा है कि अब जिंदगी जीने का कोई वर्थ ही नहीं है, जबकि इतना कुछ अवेलेबल है। हम तो उन जमानों में बड़े हुए हैं जहाँ पे डिवाइस क्या, टीवी भी आधे घंटे से ज्यादा देखने को नसीब नहीं होता था। अनटोल्ड स्टोरीज हैं बच्चों की, अनसंग सॉन्ग्स हैं जो ज़रूरत है कि उनको भी सुना जाए, चाहे वो टीचर है, पेरेंट है, सोसाइटी है। फिर एट टाइम्स हमारा जो प्रेशर है स्टडीज़ का, करियर ओरिएंटेड गोल्स हैं, कैरेक्टर ओरिएंटेड नहीं, बच्चे करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हैं क्योंकि कमर्शलाइज्ड एक सारा दौर चल रहा है। तो बच्चे भी उसी का हिस्सा बन गए। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देखें इंटेलिजेंस है जो हमने आउटसोर्स कर दी, वी कुड नेवर थिंक ऑफ कि इंटेलिजेंस जो एक ह्यूमन, एक बहुत बड़ा एक हमारा मान, चैट जीपीटी तो मामा नहीं बन सकती, हाँ, हमजा हसन नूर और मेरे स्टेप किड्स दानिया कमाल की। बट द पेरेंट्स आर लाइक द चिल्ड्रन आर गेटिंग लाइक दैट ना, बच्चों को अभी वो ना समझ हैं, तो वो बहुत सी चीज़ों में इनको अपना माँ बाप बना के बैठ गए। सो यहाँ पे एक वो आता है कि हम किस तरह से इनकी बच्चों की तरबियत करें, चाहे वो स्कूल है चाहे वो पेरेंटिंग है। गुल आप क्या कहेंगी? यहाँ पे मैं ड्रग्स को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगी। जोगन, I'll actually continue to what she's saying. उन्हीं की बात को कंटिन्यू, बट ये ड्रग्स वाला एलिमेंट भी मैं चाहूँगी। सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर जो है सारे में वो एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स है। माँ-बाप क्वालिटी का टाइम है ना ही नहीं। होना। अगर माँ बाप मौजूद भी हैं तो बाप बैठा है वो फोन पे रीले कर देख रहा है, बिल्कुल वो एक कॉन्सेप्ट है। बच्चे बैठे भी हैं तो उनसे उनकी बात नहीं सुनी। लाइक शी सेड कि स्टोरी इज मिसिंग, क्या प्रॉब्लम चल रही है उनकी ज़िंदगी में, क्या चीज़ उन्हें तंग कर रही है। उनसे एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो आज से 10-15 साल पहले थे कि जी ग्रेड्स चाहिए, करियर बनाना है, लेकिन उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइम देंगे तो समझेंगे ना। और ड्रग्स क्यों आते हैं फिर? ऑब्वियसली एक तो पेरेंट्स की जब एब्सेंस है, अम्मा जी जो हैं वो ये गोली लेती है रात को सोने के लिए, तो वो इजी हो जाती हैं, तो अम्मा जी की गोलियां चोरी करनी शुरू कर दी। फिर रियलाइज़ किया कि ये गोली तो मैं खुद ही जाके फार्मेसी से खरीद सकता हूँ, जिस पे बाय द वे हम लोग बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं और इवन फार्मेसीज कर रही हैं कि ये हो। बट वही वाली बात है ना कि कुछ चीज़ों की एक्सेस आप अगर बंद करते हैं तो फिर बड़ों की भी एक्सेस बंद हो जाती है। एब्सोल्युटली।
और वो बहुत ज्यादा इसका एक मेजर फैक्टर यही है और कि ये दवाइयाँ बचपन में भी हमारे छोटे में भी अवेलेबल होती थी, हम तो कभी जरूरत हमें नहीं करते पता भी थे नहीं था कि ना। जाके ये गोली नींद के लिए ले ले, ये गोली हमें ज्यादा एक्टिव कर देगी। किस तरह पता चला? इससे ये किसने पकड़ाया? हमने पकड़ाया। और दूसरा रीजन बहुत ज्यादा ये गैजेट्स हैं, फिजिकल प्ले नहीं है, फिजिकल मूवमेंट्स नहीं है, सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, उससे डिप्रेशन भी हो रहा है, उससे उनको लैक ऑफ एनर्जी भी है, एंड देन अगेन वो इजियर वे जो है वो ड्रग्स है। आई वुड ऐड डाइट एज वेल, हाँ बिल्कुल, खुराक डाइट भी मूड्स पे और बिकॉज affect बहुत करे। So that is प्रोसेस्ड also खाने very important. एंड फास्ट फूड बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो गया है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट, अब हल की तरफ जाते हैं, क्योंकि देखिए मसला ही डिस्कस करते रहेंगे तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या फ़ायदा, फिर तो हम गप ही लगा रहे हैं ना। सो लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन, क्योंकि दो एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, पेरेंट्स भी आप हो, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट आफ्टरवर्ड्स। पहले लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। कहते हैं मैम, अगेन यू आर द एक्सपर्ट, आपके पास स्कूल वाले मसले भी आते हैं और घर वाले भी आते हैं और कंबाइंड भी आते हैं, तो आप मुझे बताएं मैम, विथ योर 25 ईयर्स एक्सपीरियंस, स्कूल का इसमें क्या नेगेटिव रोल है और उसको कैसे हम, नेगेटिव तो आपने टच किया कुछ, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? स्कूल क्या कर सकता है? देखिए, जो सबसे पहले ये जो ट्रॉफी चाइल्ड सिंड्रोम है ना, इसको हमने एड्रेस करना है। ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बच्चे जो ग्रेड्स के पीछे भाग रहे हैं, ये स्कूल्स दे रहे हैं और पेरेंट्स दे रहे हैं। ये अम्मा अब्बा के फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्ट जो है मैदा सड़ा रहा है बच्चों का। वो जो कंपैरिजन का ट्रॉमा है ना, ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो तो जो उन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है, अब वालिदैन घर से उन्हें बता रहे हैं कि जी यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टडीज़, बट उनके कैरेक्टर बिल्डिंग, उनके लिए क्वालिटी टाइम, जैसे इन्होंने बात की गुल ने कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा, तो बेसिकली टाइम जो है वो चाहे आप कम दें, लेकिन क्वालिटी टाइम हम प्लान टीचर्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और टीचर्स, जी जी, क्योंकि टीचर्स का पहले बात करेंगे, पेरेंट्स मैंने अलहदा से बात कर चलें, ली ठीक है। तो टीचर्स जो हैं ऑल्सो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टीचर भी क्वालिटी टाइम देना। आपने Yes, तो पेरेंट्स की बात की, बिल्कुल, लेकिन बहुत व्यूअर्स एक लॉजिकल बात है, मैम की बात से मैंने ये सोचा, हमने कभी ये सोचा कि क्या टीचर हमारे बच्चे को क्वालिटी टाइम दे रही है कि नहीं? स्कूल अगर सिर्फ आपको सिलेबस पकड़ाई जा रहा है और सारा काम अकेडमीज और आई एम सॉरी अकेडमीज में और ट्यूशन सेंटर्स में हो रहा है या ट्यूशन टीचर से हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगी मैम? बच्चा इंसान है, मशीन तो नहीं है। नादिया जी, आपने दुखती रग छेड़ दी। आई एम अ टीचर ट्रेनर एज वेल, सो मैं मार्केट एनालिसिस अगर बताऊं, मैं लीड से लीड स्कूल की भी बात कर सकती हूं, और बिल्कुल गली मोहल्ला के जो स्कूल हैं, मेजॉरिटी केसेस में टीचर का पैशन ही नहीं है टीचिंग, इंटरेस्टेड ही ठीक नहीं है। अब वो इंटरेस्टेड ही नहीं, जब आप इंटरेस्टेड नहीं और कोई काम करें, आप कुकिंग ही करके देख लें, आप वैसे नहीं करेंगे। सो द वेरी की पॉइंट इज़ दैट टीचर इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। देखिए, आप करियर एजुकेशनिस्ट हैं, आप करियर एजुकेशनिस्ट हैं, आपने इसलिए काम नहीं है शुरू किया था कि मेरे बच्चे स्कूल में हैं तो चलो मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा लूँ तो टाइम निकल जाए। होता ही है कि जब एक ऐसा बंदा आता है तो वो सिर्फ मगरू लाने के लिए आ रहा होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। अब वो देखें PTMs हैं, इतना कमाल, फिर डायरीज़ हैं, देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट टू द पेरेंट्स। टीचर और पेरेंट की अच्छी बॉन्डिंग हो तो बच्चा कहीं नहीं जा सकता, बच्चे को इतना सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली टीचर PTM पे कहता है आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और उनको खुद याद नहीं होता कि उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं। हम उसके रूब्रिक्स और चीज़ों पर अगर आएँ, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आएँ, उसकी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ पर बात करें, ही वुड और शी वुड नॉट बी एबल टू। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बॉन्डिंग और पैरामीटर सेट करते हुए टीचर और पेरेंट की जो बॉन्डिंग है थ्रू PTMs, थ्रू रिगरस मीटिंग्स, थ्रू वेदर इट्स रिपोर्ट कार्ड्स और डायरीज, और ये बट देखिए ना, अब जैसे गुल आपको याद है, क्योंकि आपने मेरे बेटे हमजा को भी पढ़ाया हुआ है, यू वर वन ऑफ हिज फर्स्ट टीचर्स, तो यू नो कि मैं आपसे कितनी दफ़ा ये बात कर चुकी थी कि यार रोबोट्स की तरह हमने इनको लगाया हुआ है, क्योंकि उस वक्त हमने उसका दाखिला एक सर्टन स्कूल में करवाना था और उस स्कूल की तैयारी इस किस्म की थी, इसीलिए मैंने हसन के साथ बॉदर ही नहीं किया उस स्कूल का कि भाई मेरा बच्चा अगर एक मशीन बन जाएगा ना, उस बेचारे को दिन का होश ना रात का होश, किताब खुलती थी तो उसकी बुलियां लटक जाती थी, रोने वाला उसका मुंह हो जाता था। लेकिन दूसरी बात ये है कि द कनेक्शन, लाइक यू सेड, द कनेक्शन इज मिसिंग, द टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड। टीचर्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर एक चाइल्ड को कोई स्पेशल नीड्स हैं तो उसको कैसे डील करना है। आई स्पेंट 500 आवर्स पिछले साल में, मैंने ट्रेनिंग ली है जिसमें आई वाज जस्ट टेलिंग तमीना कि आई एम नाउ अ सर्टिफाइड टाइमलाइन थेरेपिस्ट, आई एम अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम एन NLP प्रैक्टिशनर। किसके लिए लिया? बिकॉज मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एंड आई हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दैट इन माय टीचिंग स्किल्स। बट जिस तरह नादिया ने कहा कि टीचर्स के अंदर वो पैशन ही नहीं है, शौक ही नहीं है,
कि बस अच्छा, और वो एक हमारा जो एक कल्चरल नॉर्म है कि जी बच्चियों को एक सर्टेन जगह पे लगा दिया, इतना पढ़ लिया अब टीचिंग कर लो जब तक शादी नहीं होती। सो उनके अंदर वो पैशन नहीं है, उनके अंदर वो एक थ्रिल और एक्साइटमेंट नहीं है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनको वो, अब इन बच्चों को स्पेशली आजकल की जनरेशन को, they like to have that bond, they like to have that connection with और the they teacher. want to be able to trust the teacher. Exactly. तो अगर बच्चा फॉर एग्जांपल क्लास में कहता है नहीं जी मैंने तो ये चीज़ यहाँ पढ़ी थी, तो टीचर को डांटने के बजाय और टाइम सेव करने के बजाय उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। और अगर क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है तो को बेटे ये बात हम करेंगे, आप आफ्टर स्कूल मेरे पास आ जाना, मैं आपके इस क्वेश्चन को क्लियर करूंगी। वो बॉन्ड ही नहीं बनाया जा रहा है ना जो बच्चे के साथ एक टीचर के साथ बॉन्ड होता है। आपको A++ स्टूडेंट चाहिए ताकि स्कूल की भी रेटिंग बढ़े, और स्कूल की रेटिंग बढ़े तो स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करेंगे, फीसें बढ़ सकती हैं। यही नहीं खत्म होता। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फौरन ही किचन में भी नजर डालेंगे क्योंकि शेफ नूर ने भी सब कुछ तैयार कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आसानियां पैदा कर सकते हैं। आजकल बहुत यंग बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब्ड भी हैं, बाकायदा डिप्रेशन डायग्नोज हो रही है उन बच्चों की, ADHD डायग्नोज हो रही है, बच्चे ऑटिस्टिक, 100 किस्म के जो हैं लर्निंग के मसाइल चल रहे हैं, डिस्लेक्सिया नज़र आ रही है। तो हम कैसे अपने बच्चों की ये जर्नी जो है ऑफ लाइफ आसान कर सकते हैं, किचन में नज़र डालते हैं। शेफ़ नूर हमारे साथ हैं। जी शेफ़ नूर। जी, फिएस्टा सैलेड और हमारा तंदूरी चिकन टिक्का ग्रेवी भी रेडी है और सैलेड भी रेडी है। ऑसम, बड़े टाइम से आपने चीज़ें तैयार की है, मैं इम्प्रेस हुई हूँ आपसे आज। Thank हमारा you. बच्चा सीख गया है जहाँ बच्चों की बात हो रही है। होममेड इज बेस्ट। होममेड इज़ बेस्ट, यही हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि खुराक की भी यहाँ बात हो रही है। और पहले जब ज़ैनब गोंदल भी आई थी तो उन्होंने भी यही कहा था दैट द रीज़न दैट चिल्ड्रन आर हैविंग इश्यूज इज बिकॉज दे गिविंग गलत न्यूट्रिशन दी जा रही है उनको, या दी नहीं जा रही न्यूट्रिशन, बैलेंस नहीं है। एग्जैक्टली। सो अब पेरेंट्स का रोल। जी मैम, डॉक्टर साहब। हाँ जी, देखिए पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो कनेक्शन विद बाउंड्रीज़ है। इस वक्त पे क्या हो रहा है कि हम कनेक्शन जो है वो बिल्ड करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हम बाउंड्रीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। पेरेंट्स का जो रोल है, और पहले ये होता था कि बाउंड्री सेट हो जाती थी, कनेक्शन ख़त्म हो जाता था। इस वक्त पे हमें ज़रूरत है कि बच्चों को जैसे वो आजकल कहते हैं ना कि आई वांट टू बी हर्ड, आई वांट टू बी सीन, तो ये वाली फीलिंग जो है ये वालिदैन को बच्चों को देनी है ताकि बच्चे उसको फील करें। और वो किस तरह से होगी, वो क्वांटिटी से नहीं, वो सिर्फ उस टाइम जो लेकिन मैम एक्स्ट्रा नहीं आपको लगता? देखिए मैं खुद एक माँ होने के नाते हम बहुत ज्यादा मॉलिकॉडल नहीं कर रहे हर चीज में। है टीचर ने अगर पीटीएम पे कह दिया कि आपका बच्चा जो है वो सही तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, तो टीचर के सामने ही टीचर की बेइज्जती, मतलब बच्चे के सामने ही टीचर को तौबा इस्तग़फ़ार। मैं तौबा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें तो यही कहा जाता था उस्ताद माँ या बाप की जगह है, उसी उस्ताद को आपने स्टूडेंट के सामने आई एम सॉरी बाकायदा जलील कर देते हैं। अब उस टीचर की क्या बात सुनेगा बच्चा स्कूल में जाके, जिसकी माँ ही ने नहीं रिस्पेक्ट की या बाप ने नहीं की? सॉरी जोगिल, दैट्स हाउ दे लर्न। और फिर वो माँ बाप के साथ भी बदतमीजियां इसीलिए करते हैं कि वो माँ बाप को देख रहे हैं ये सब कुछ। अगर वो वही बाउंड्री वाली बात को अगर माँ बाप टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे घर जाके फिर माँ बाप के साथ को करेंगे। जी जी, आप कंटिन्यू करें। बच्चे जो हैं वो यही तो लर्न करते हैं। मॉडलिंग कौन कर रहा है? वो उनके पेरेंट्स उनके सामने कर रहे हैं और उसी से वो सीख रहे हैं। और पेरेंट्स के ये जो आपने जुगन बात की बहुत अच्छी की कि जो ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर है और उसकी, हाँ बिल्कुल इसी तरह बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ये हो गया है इससे मतलब ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो बच्चा पतला सा कोई शीशे का ग्लास नहीं होता जो बंदा उसमें पानी भी नहीं पीता डर के कि वो टूट जाएगा, उस तरह का ना कि कांच की चीज है बच्चे, उनसे जिंदगी के साथ कोप अप ही नहीं हो रहा मैडम। होमवर्क जरा सा ज्यादा आ जाता है तो उनका भट्टा बैठ जाता है। बिल्कुल अपना प्रोजेक्ट बना लिया ना पेरेंट्स ने कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इसको लेकर एक खास लेवल तक पहुंचाना है। हम पौधे को भी जब पानी देते हैं तो उसे छोड़ देते हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन ज्यादा पौधा पानी डालेंगे तो पौधा मर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कनेक्शन जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी पे फोकस करें और उसके साथ पे बाउंड्रीज बच्चों की सेट करें। इसलिए कि बच्चों को इस वक्त पे जो डिसरिस्पेक्ट आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे हिसाब से सब कुछ होगा, वी आर गिवन परमिशन फॉर एवरीथिंग। इसी वजह से जब उनको पता होता है कि हम कुछ भी करेंगे, वालिदैन भी उनके सामने टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करें, तो फिर बच्चे भी उसी तरह से डिसरिस्पेक्ट को अपने लिए अलाउड समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा नादिया जी, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए देखें, हम एक सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे बच्चे भी उसी तरह सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं।
ओवर मॉली कॉडलिंग के आपके ख्याल से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, जो क्योंकि ये शुरू पेरेंट्स के से ही होता है। स्कूल फिर डर के मारे वो चीज़ फॉलो करता है जो पेरेंट्स करते हैं, शुरू तो घर से ही होता है। जी अच्छा, बच्चों को सख्त जान बनाना भी उतना ही ज़रूरी है, एंड फॉर दैट उनको पहले हम बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर हम उनको उनके बारे में बता सकें। पेरेंटिंग भी वीक है, अनफॉर्चुनेटली टीचिंग भी वीक हो गई, तो बच्चों का कसूर मेरे ख्याल से थोड़ा कम है। शायद हम बड़े उतना इस जनरेशन को नहीं दे पा रहे, शायद हम कहीं पे नालायक हैं थोड़े, तो हमें थोड़ा और इम्प्रूव करना है एज पेरेंट, एज टीचर्स। तो ये जनरेशन बड़ी कंफ्यूज है, एक तरफ उनको हर चीज़ क्लिक अवे मिल रही है, हर चीज़ फैसिलिटेट हो रहा है, सब कुछ, और वो इतना हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो रही है, और हर ये वक्त देख ऊपर रहे चढ़े हैं, हुए हैं। हाँ, और वो देख रहे हैं कि दुनिया में कमर्शलाइज्ड वर्ड, और उनका भी यही है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी हो बाबा की, ये हो, यही सक्सेस है। और ये दूसरी तरफ जो है वो पेरेंटिंग के ऊपर हम जब आते हैं तो उसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बिल्कुल एक फैक्टर है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग सिर्फ एक चीज़ों को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जब बात आती है तवज्जो की तो सब इतने बिजी हो चुके हैं कि सोशल मीडिया की कोई जान ही नहीं छोड़ता। हाँ, लेकिन ये दोनों जो है ना, पेरेंटिंग और टीचिंग आउटसोर्स नहीं हो सकते। जिनका जो रोल है उसने वो निभाना है, जो बाप का रोल है वो माँ नहीं कर सकती। इसलिए दोनों को, अगर दोनों घर में हैं तो फिर दोनों को अपना अपना रोल प्ले करना है। मैंने ये देखा है, बच्चे जब जवान हो रहे हैं और वो वन व्हीलिंग और उस पर बड़े खुश होते हैं पाकिस्तान में, उस पर हालांकि इतना वो करते भी हैं चेक, लेकिन देयर मैनी थिंग्स ना, जिसमें फिर इवन सिगरेट्स नए नए शुरू करना, स्मोकिंग, फिर उससे आगे थोड़ा नशे की तरफ जाना, तो उसको चेक शायद माँ से ज़्यादा बाप अच्छा कर सकता है, कि वो बाहर चेक कर सकता है हर जगह पे। तो दोनों का रोल है और दोनों को प्ले करना है, और उसमें बेसिकली हेलीकॉप्टर कहें या अथॉरिटेरियन कहें, डेफिनेटली आई एग्री टू ऑल दीज थिंग्स, बट पेरेंटिंग दोस्ती का नाम है, बस हमने उनके साथ बॉन्डिंग बना लें। मैंने बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं सारी ली थी। जिंदगी हमजा को एक ही बात की है कि बाबा आई एम योर फ्रेंड बट आई एम योर मदर फर्स्ट, कि मैं पहले तेरी माँ हूँ, ये बात नहीं भूलनी। नहीं भूलनी, बिल्कुल। मतलब जब कोई जवाब देने लगो किसी बात का तो याद रखना कि सामने माँ खड़ी है। बिल्कुल बेशक फ्रेंडली गप लगाते हैं हमजा, तो आपको पता है गुल आपने देखा है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, बट आई एम हिज मदर फर्स्ट। एंड ये उसको भी पता है, और because जुगन, you've done that आपने- boundary बहुत पहले से। हाँ, इसमें ना जैसे शुरू के उसके ईयर्स होंगे, इस पे मेहनत कर ली होगी, फिर जब बच्चा टीनेज में आता है ना, फिर वो दोस्ती वाली उम्र रह जाती है उनकी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम जब करते हैं तो वो बागी हो जाते हैं ना, उनके अंदर चेंजेस इतने हैं। सो दैट्स द रीज़न कि आपने अगर उस पर वो मेहनत कर ली है तो वो एथिकली और हर तरह आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा और उसी तरह से आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम द, वो पनीरी की तरफ हम वापस नहीं जा सकते। जब पौधा बड़ा हो जाए तो हम के फिर पनीरी की तरफ जाके उसको बेहतर कर लें, वो नहीं हो सकता। आपने क्योंकि उसकी मिसाल दी, तो वो जब उन ईयर्स पे एफर्ट हो गई है तो आगे के ज़िंदगी के जो है ना ईयर्स बच्चे के इंशाल्लाह बहुत स्मूथ रहेंगे। तो गुल आज की हमारी कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड भी कर दो पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरली। बेसिकली पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि एक तो क्वालिटी टाइम दें, जस्ट डोंट जस्ट बी देयर, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और उनको सुने और उनको समझें कि वो क्या चाह रहे हैं। और स्कूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो थोड़ा सा पेरेंट कोचिंग को इनकॉर्पोरेट करें अपनी डेली करिकुलम में। अगर रेगुलरली नहीं हो सकता, वंस अ मंथ भी एक सेशन पेरेंट्स के साथ करें, पेरेंट्स को अवेयरनेस दें। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन वो सेंसिटिविटी ऑफ दिस मैटर को समझ नहीं रहे हैं बेसिकली, बिकॉज बच्चों के लिए ये चीज़ें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बन रहा है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर ख़त्म हो रही है। सो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस वक्त बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक स्कूल्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आपने कहा कि स्कूल्स कुछ नहीं कर रहे। अगर हम लोग अब उस स्टेज पे आ जाएं जहाँ पे माँ बाप स्कूल और जो भी आपके काउंसलर हैं स्कूल के आपस में मिल के काम करें ना, क्योंकि जब तक हर स्कूल के अंदर एक मेंटल हेल्थ वर्कर, एक मेंटल हेल्थ काउंसलर नहीं होगा, जिनको बाहर के मुल्क में स्टूडेंट काउंसलर कहते थे, अब तो बाहर भी आपके थेरेपिस्ट फ़र्क है और करियर काउंसलर फ़र्क है स्कूलों में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रिज बनते हैं between the school and the child and the school and the parents, और ये एक कनेक्टिंग फोर्स भी बनती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका। अल्टीमेटली वही वाली बात व्यूअर्स हुई है आज आके
कि भाई हमने अपना इस पेरेंट्स रोल अदा करना है। पेरेंट का मतलब है कि आपने बच्चे को सामना है, आपने उसको एक सर्टन स्टेज पे पहुंचाना है। हाँ, 25-30 साल की उम्र के बाद आप बंदे को नहीं कह सकते कि यार इसके माँ बाप ये, इसके माँ बाप वो, लेकिन एक्चुअली कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 25 साल तक एटलीस्ट पहले 8, 10, 15 साल की तरबियत तो आपने की है ना, तो वो फाउंडेशन तो आपने ले की है। घर की नींवें कमज़ोर होंगी, घर गिर जाएगा। घर की नींवें मजबूत होंगी तो आंधी तूफान जलजला भी आएगा, वो घर नहीं गिरेगा। सो लॉजिकली चलना है, पेरेंट्स ने अपना एफर्ट करना है, स्कूल ने अपना एफर्ट करना है, बच्चे को अपनी एजेंसी देनी है ताकि वो हैंडल करे, और अगर ज़रूरत है तो माहिर नफ्सियात को इन्वॉल्व करे, बर्बादी का वेट ना करे। अल्लाह हम सब के बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमें भी उनके सर पे सलामत रखे और उनको लंबी सेहत वाली कामयाब ज़िंदगी दे, और अल्लाह में हमारे बच्चों को अच्छे इंसान बनाए। ये हर पेरेंट की दुआ होती है, लेकिन उस दुआ के साथ हमने मेहनत भी करनी है। थैंक यू शेफ़ नूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।